रहा है ना क्लियरली? हाँ जी सर, आ रहे। ओके, तो चलिए हम लोग मेनली एज पर बेसिक्स जो बात हो रहा था, दैट इज आईपीओ रिलेटेड में बात कर रहा था आपसे कि एक बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है। इसमें हम लोगों ने, आपको याद होगा, हम लोगों ने एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में बात किया था, हम लोगों ने ऑथराइज कैपिटल के बारे में बात किया था, किस तरह से बिजनेस अपना कैपिटल को लाते हैं, फिर एंजल इन्वेस्टर्स कैसे पिक्चर में आते हैं, आफ्टर दैट एंजल के बाद आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, इवन हम लोगों ने प्राइवेट इक्विटी के बारे में भी बोला था, और किस तरह से एक 5 करोड़ का बिजनेस, किस तरह से एक 5 करोड़ का बिजनेस जस्ट विद इन अ फ्यू इयर्स एक 50 करोड़ का बिजनेस में बदल गया था। कोई रूप, मतलब एकदम कोई कहानी नहीं है, कोई एकदम दादी माँ का कहानी नहीं था कि एक 5 करोड़ का बिजनेस जस्ट विद इन अ फ्यू इयर्स एक 50 करोड़ का बिजनेस में कैसे बदल जाते हैं। ये आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने से बिजनेस का सिनारियो बदलते हैं, है ना? आप लोगों को याद है, आई होप। तो ये 5 करोड़ का बिजनेस 50 करोड़ या 50 करोड़ का बिजनेस और ज्यादा वैल्यूएशन के साथ जब भी मार्केट में आते हैं, इसमें आईपीओ सीक्वेंस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो आईपीओ सीक्वेंस भी इसी का एक पार्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई अपना वैल्यूएशन बढ़ा दे तो वो आईपीओ में आ जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो आईपीओ में आए, हो सकता है आईपीओ में ना आए, ठीक है, वो अपना पर्सनल उसका चॉइस है, डिपेंड करता है कि कौन पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस करना चाहते हैं, कौन पब्लिक से बिजनेस, मतलब पैसा लेके बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। डिपेंडिंग मतलब बिजनेस टू बिजनेस ये वेरी कर सकता है, ये सभी चीज बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो चलिए मैं आपको आज बताऊंगा कुछ प्राइवेट इक्विटी के कुछ मैटर्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने का सीक्वेंस में पहुंचते हैं। ये मैटर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। तो चलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरह से एक प्राइवेट इक्विटी फर्म बिजनेस का सिनेरियो को बदल सकता है। ये वेंचर कैपिटलिस्ट का सिनेरियो आप लोगों को याद होगा, ठीक है, ये जस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट का सिनेरियो के जस्ट आफ्टर है, ठीक है, जस्ट आफ्टर द वेंचर कैपिटलिस्ट सिनेरियो। जस्ट अ मिनट। वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे ही बिजनेस में अपना काम कंप्लीट कर देते हैं और जैसे ही मतलब बिजनेस का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, बिजनेस का मनी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, मतलब मोर देन 100 करोड़ मनी रिक्वायरमेंट हो जाते हैं, तब पिक्चर में आ जाते हैं प्राइवेट इक्विटी। आई होप कि ये स्टोरी मैंने पहले भी बोला था, लेकिन प्राइवेट इक्विटी आने के बाद बिजनेस का सिनेरियो कैसे बदल जाते हैं और किस तरह से कंट्रोलिंग भी वो ले लेता है, ये भी मैंने आप लोगों के साथ मैंने आपसे बोला था। तो चलिए, तो आईपीओ सीक्वेंस में स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। देखिए तो स्क्रीन शेयर है ना अभी? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो जब एक बिजनेस में प्राइवेट इक्विटी आ जाता है तो क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टोरी, यहाँ पर जो भी है स्टोरी में कुछ नहीं है, एक रियल स्टोरी है। जैसे few years pass and by the company's success continues to sign on with the growing success of the 8 years old। एक कंपनी मोटा मोटी जब 7 to 8 years का हो जाता है, ये एक अप्रोक्सेट है, मतलब जरूरी नहीं कि 7-8 साल ही हो, 5-6 years में भी हो सकता है, 5-6 में भी, मतलब विद इन 5 to 6 years को भी आपको प्राइवेट इक्विटी फर्म मिल सकता है। आई होप कि आपको कनेक्शन हो रहा है पुराने क्लास के साथ। तो एक 8 years old कंपनी, उसको 200 करोड़ का कंपनी ऑलरेडी वो बन चुका है, ठीक है। द एम्बिशंस आर आल्सो ग्रोइंग, मतलब ये 200 करोड़ कैसे बना था, अगर आप लोगों ने ये पुराना डेटा अगर देखे हैं तो आप कनेक्शन कर सकते हैं कि किस तरह से ये कंपनी एक 200 करोड़ का कंपनी में बदला था। मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अब देखिए, स्ट्रक्चर देखने से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जस्ट लुक एट हिम। बैंकर था, ये जो स्ट्रक्चर था, आई होप आपको याद है कि कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ते
लास्ट में जैसे ही वो 64% का वैल्यूएशन हो गया था 32 करोड़ के आसपास का, तो फिर अगर 64% का वैल्यूएशन 32 करोड़ का होता है तो 100% का वैल्यूएशन कितना हो सकता है। इस तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट आने के बाद बिजनेस में सिनेरियो बदला था, अगर आप कनेक्शन पुराना याद है, नहीं तो मैं आपको पुराना शेयर करूंगा। फिर बैंकर आया था, बैंकर के बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि प्रोमोटर्स के होल्डिंग पे चेंजेस आया था, प्रोमोटर्स के होल्डिंग चेंजेस हुआ था, एंजल्स का होल्डिंग चेंजेस हुआ था, एंजल 2 का होल्डिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट सेकेंड राउंड में फिर से आया था। इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि कंपनी के पास स्टिल 31% शेयर्स नॉट अलॉटेड है और उसका वैल्यूएशन ऑन दैट टाइम 31% का वैल्यूएशन ऑन दैट टाइम 62 करोड़ के आसपास का है। तो जस्ट मैं आपको प्राइवेट इक्विटी का एक सिनेरियो आपसे शेयर करना चाहूँगा, आप एक बार देखिएगा कि क्या होता है जब प्राइवेट इक्विटी पिक्चर में आ जाते हैं। As a few years pass by and the company's success continues to sign on, with the growing success of the 8 years old 200 crore company, the ambitions are also growing. The company decide to raise the bar and branch out across the country. They also decide to diversify the company by manufacturing and retailing fashion accessories, designer, cosmetics, perfumes. मतलब एक बिजनेस अपने आप को डे बाय डे, मतलब ये एक ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी था, आई थिंक आपको याद होगा कि इट वाज अ ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी इन आवर प्रोजेक्ट। तो ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ा रहा था, अपना वर्क का स्कोप बढ़ा रहा था, फैशन एक्सेसरीज में आया था, डिजाइनिंग में आया था, कॉस्मेटिक्स परफ्यूम्स में भी आ गया था, हर चीज में एक ऑर्गेनिक पैटर्न केमिकल सिस्टम को हटा के एक न्यू इन्वेंशन के साथ आया था। तो अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि उनको फिर से पैसे का जरूरत है ना। जब जब बिजनेस को ग्रो करना है तब तक कैपिटल का जरूरत तो पड़ ही जाता है। तो बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ जब कैपिटल का इंपॉर्टेंस आ जाता है, द कैपेक्स रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू एम्बिशन इज नाउ पेड 60 करोड़। अब न्यू जो एम्बिशन है ये 60 करोड़ का हो गया। कंपनी डज नॉट वांट टू रेज मनी थ्रू डेब्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट बर्डन। मतलब कंपनी चाहे तो इस हालत में कंपनी बैंक में जा सकता है, बिकॉज जब एक कंपनी ऑलरेडी एक रनिंग कंपनी है, इसका वैल्यूएशन करीब करीब 200 करोड़ का वैल्यूएशन है, तो ऐसा कंपनी को कौन सा बैंक लोन नहीं देगा। अगर उसका वैल्यूएशन 200 करोड़ का है तो 60 करोड़ का लोन तो मिल ही जाएगा। हेलो, क्या लगता है आप लोगों को, सही है ना बात? एक 200 करोड़ की कंपनी को क्या 60 करोड़ का लोन नहीं मिल सकता? मिल सकता है सर, मिल सकता है। 200 करोड़ का कंपनी को 60 करोड़ का लोन मिल सकता है, नॉर्मली मिल सकता है। अब डिपेंड करता है वैल्यूएशन टू वैल्यूएशन। तो लेकिन आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि जब एक 60 करोड़ का लोन अगर वो ले सकता है, लेकिन 60 करोड़ के लोन के साथ एक बर्डन भी आ जाते हैं। लोन मतलब ऑलवेज अ बर्डन, ऑलवेज, ऑब्वियसली, बिकॉज लोन है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। और बिजनेस इंटरेस्ट जैसे कि आप लोगों को नॉर्मल एक आइडिया तो है, नॉर्मली 10%, 12%, मोर देन दैट भी हो सकता है। एक 12% का इंटरेस्ट रेट तो होता ही है कॉमर्शियल लेवल पे, 10 to 12% का लोन का इंटरेस्ट नॉर्मली हो ही जाता है। तो मतलब मेरा रिटर्न 12% हो ना हो, मुझे लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जो ऑलवेज एक बर्डन है। और जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताया था कि बिजनेस करके जो भी प्रॉफिट आता है उसको हम लोग कहते हैं EBIT। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से आई थिंक आप लोगों को थोड़ा कनेक्शन हो रहा होगा। ये फाइनेंस का एक बहुत फेमस पोइट्री है, मैं इसको पोइट्री कहता हूँ कि बिजनेस में सबसे पहले जो प्रॉफिट आता है इसको हम लोग EBIT कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं डेप्रिसिएशन को थोड़ा इग्नोर किया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सबसे पहले हमको देना पड़ता है इंटरेस्ट, सबसे पहले। मतलब आप घर में बाद में लेके जाइएगा, सबसे पहले आप इंटरेस्ट पे करो। किसका इंटरेस्ट? ऑब्वियसली बैंक वालों का, या फिर डिवेंचर होल्डर का, जिससे आप डिवेंचर लेके रखे हैं। मतलब डिवेंचर इज ए टाइप ऑफ लोन, इट्स अनदर टाइप ऑफ लोन जो नॉर्मली कोई पब्लिक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। सिमिलर पैटर्न होता है, लोन जैसा ही इसका कैरेक्टर है। लेकिन EBIT से सबसे पहले आप इंटरेस्ट दो तो आपका क्या रहता है, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तब जाके उसके बाद आप टैक्स देते हो, फिर आपका होता है पैट। एंड उसके बाद आप अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो आप प्रेफरेंस को दो, फिर अगर कुछ बचता है तो जाके अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जिसके लिए हम लोग हमेशा चिंता करते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, बिकॉज हम लोग हमेशा एज ए इक्विटी शेयर होल्डर ही पैसा लगाते हैं बिजनेस में। आप लोग कनेक्शन कर पा रहे हैं ना? हेलो, मुझे थोड़ा बताइएगा। हेलो, हाँ ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब यही है, ये जो 60 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने बिजनेस पे नीड है इनका, द कंपनी डज नॉट वांट टू रेज मनी थ्रू डेब्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट बर्डन।
ऑल्सो कॉल्ड द फाइनेंस चार्ज। इंटरेस्ट रेट बर्डन को हम लोग फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं। व्हिच वुड ईट अवे द प्रॉफिट द कंपनी जनरेट्स। अगर कंपनी 15% प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कौन सा सेक्टर का बिजनेस है। प्रॉफिट जनरेट करना इतना आसान नहीं है। आज जब हम यस बैंक का डिस्कशन आपके साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट जनरेट करना क्या मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है अगर प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो लेकिन फिलहाल मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप 15% रिटर्न मिनिमम जनरेट नहीं कर पाते तो आप किस तरह से बैंक का 12% रिटर्न वापस करेंगे। बैंक का जो लोन है, बैंक का लोन का इंटरेस्ट अगर मिनिमम रिटर्न, इसको हम लोग आर कहते हैं, इसको हम लोग केसी कहते हैं। तो हम लोग इसलिए फाइनेंस में एक बहुत फेमस वर्ड यूज करते हैं। अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग से कोई स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कंपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत एक रिलेटेड चीज है, ठीक है। मतलब फंडामेंटल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये हम लोग एक बहुत फेमस एक इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज R should be greater than KC. R for rate of return and KC मतलब cost of capital. KC मतलब cost of capital, ऐसे ही यूज किया जाता है। तो रेट ऑफ रिटर्न आपका मिनिमम अगर 15% हो, सपोज एक सिंपल सा लैंग्वेज मतलब मैं एग्जांपल यूज कर सकता हूँ। अगर आपने 1 लाख का लोन लिया और उसको बिजनेस पे इन्वेस्ट किया, यू जस्ट टेक अ लोन ऑफ 1 लाख एंड उसको बिजनेस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक लाख का लोन लेके अगर आप 50 मतलब 1 लाख का लोन में अगर आपका लोन का इंटरेस्ट है, सपोज आपका लोन का इंटरेस्ट है 12%, तो आपका 12,000 का क्या देना पड़ेगा, ये बैंक को वापस करना पड़ेगा, ये बैंक को वापस करना पड़ेगा। और रिटर्न अगर आपका 15%, दैट मीन्स अगर आप 15,000 इनकम कर लेते हैं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 15,000 माइनस 12,000, एक सिंपल बिजनेस कॉन्सेप्ट, 3,000 मेरा बचता है जो मेरा प्रॉफिट है या जो मैं अपने घर में लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर बिजनेस को सरवाइव करवाना है तो मिनिमम आपका आर जो है वो किसी से ज्यादा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है हम लोग का, ये जो स्टोरी है करंटली जिसमें हम लोग करंटली डिस्कशंस कर रहे हैं, स्टोरी में 60 करोड़ का जो पैसा उनको चाहिए, उसके लिए वो अगर लोन के लिए जाता है तो उसका प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है, एक लोन का इंटरेस्ट का बर्डन उनको प्रॉब्लम कर सकता है, जो उनका प्रॉफिट जो है उनको खा सकता है, उनका प्रॉफिट को खा सकता है, जो भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा मतलब डिपेंड करता है सस्ता क्या है, पब्लिक का फेथ किधर है। दे डिसाइड टू अलॉट शेयर्स फ्रॉम द ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर ए सीरीज सी फंडिंग। मतलब आपको याद होगा कि वीसी का ए फंडिंग था, वीसी का बी फंडिंग था, अब वीसी सी भी आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रहा है तो आप प्राइवेट इक्विटी में भी जा सकते हैं। तो पी इन्वेस्टर्स आर क्वाइट सेवी, मतलब ये लोग बहुत जानबूझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करता, बिजनेस का वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ देख के ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जब एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस पे इन्वेस्ट करेगा ना तो अच्छा खासा ये मांगेगा भी आपसे, ठीक है, डिमांड भी करेगा। Assuming they pick up 15% stake for a consideration of 60 करोड़। देखो जस्ट देखिए कि वो 60 करोड़ मांग रहे हैं, मतलब आपको देने के लिए रेडी है, पर बदले में वो 15% स्टेक आपसे डिमांड कर रहे हैं। ये तो नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि कौन किसको कितना देगा, ये फुल्ली नेगोशिएशन है कि क्या आप रेडी हो आपके बिजनेस का 15% किसी को देने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा कि कौन कितना ले रहा है, बदले में उसको क्या मिल रहा है। इट्स अ वेरी वाइटल पॉइंट, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन हो, चाहे जैसे कि वॉलमार्ट अपने फ्लिपकार्ट में 78% होल्ड करके रखा है। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में 77% आई थिंक होल्ड करके रखे हैं। अपना येस बैंक का कहानी में आज मैं आपको बताऊंगा। येस बैंक में भी एक बहुत बड़ा खेल हुआ है, एसबीआई का बहुत बड़ा होल्डिंग है उसमें, ठीक है। रिसेंट में ये सब घटना घटा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? सब में यही प्रॉब्लम है, मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है आप लोगों को? मेरे को तो आ रहा है। हो रहा है, ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम में भी। देवी प्रसाद तुम एक काम कर सकते हो, एक बार ना मतलब रिज्वाइन कर लीजिए ना, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। आ गया। वो किसी नेटवर्क प्रॉब्लम में ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है दैट इज 15% स्टेक 400 में। ऐसा रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। रियल लाइफ में जो भी होता है ये हमारा एक मनगढ़ंत कहानी है। ये जो कहानी यहाँ पर है ये एक एजम्प्टिव कहानी है।
बट रियल में भी ऐसा ही होता है। तो जब ऐसा होता है तो और क्या होता है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आते हैं, आप एक बार इसमें देखिए। बहुत वाइटल पॉइंट है, बहुत वाइटल पॉइंट कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे चेंज हो सकता है। अगर आपको पुराना कहानी याद है तो आप याद कर सकते हैं कि प्रोमोटर जो है उसके पास 40% होल्डिंग था, जिसका करेंट होल्डिंग हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स में करीब 2 लाख का। इसका वैल्यूएशन से करेंटली 160 करोड़, बिकॉज 160 करोड़ इसलिए हो गया बिकॉज 15% का वैल्यूएशन अगर 60 करोड़ है तो आप हिसाब लगाइए ना कि 15% इक्वल्स टू अगर 60 करोड़ है तो 100% इक्वल्स टू कितना। प्लीज कोई मुझे बताएंगे, आप लोगों में से कोई भी मुझे बताइए कि अगर 15% का वैल्यूएशन 60 करोड़ है तो 1 का वैल्यूएशन हो जाएगा 60/15 एंड 100 का वैल्यूएशन कितना हो जाता है। एकदम सिंपल यूनिटरी मेथड है, 400 करोड़। 400 करोड़, थैंक यू, 400 करोड़। तो टोटल कंपनी का वैल्यूएशन अभी 200 नहीं, अभी 400 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। इसका कंपनी का वैल्यूएशन अभी 400 करोड़ हो गया। ये सिंपल वैल्यूएशन करने का एकदम सिंपल तरीका है। वैल्यूएशन में और भी बहुत सारे चीजें होते हैं जो हम लोग नॉर्मली ये शेयर में कितना हम डिस्कस कर पाएंगे आई डोंट नो। ये फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ा बता सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली फंडामेंटल एनालिसिस में जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्कशन करेंगे तब हम लोग उसमें ये सब मैटर डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल इतना आपको मैं समझा सकता हूँ कि ये 400 करोड़ ऐसे आता है कि अगर टोटल मतलब 15% का वैल्यूएशन अगर 60 करोड़ के हैं तो टोटल वैल्यूएशन कंपनी का 400 करोड़ एक तरीका है कंपनी का वैल्यूएशन समझने का। बट दिस इज मतलब नॉट ओनली द सिंगल क्राइटेरिया, देयर आर अनदर वैराइटीज ऑफ क्राइटेरिया इज देयर, बट एक क्राइटेरिया मैं आपको बताया। तो जस्ट उसी कारण अगर टोटल 400 हो गया तो जस्ट आप हिसाब लगाइए ना कि 400 का 40% कितना होता है, 160 होता है कि नहीं होता, होता है। सिमिलर फैशन में एंजल 1 का, एंजल 2 का, वीसी सीरीज ए मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे ये ऋषभ, तो बुझते बात चीज ऋषभ कैलकुलेशन गुलो। हाँ सर। ओके थैंक यू। वीसी जो था उसका 14% स्टेक था, अगर आपको स्टोरी याद है। वीसी जो था वो 7 करोड़ के आसपास दिया था, 14% बदले में लिया था। उसका भी करंट वैल्यूएशन देखिए 47 करोड़ की जगह अभी उसका 56 करोड़ का वैल्यूएशन हो चुका है। और उसके बाद प्राइवेट इक्विटी आया है, वीसी सीरीज बी भी आया था, अब प्राइवेट इक्विटी 15 के बदले 60। तो टोटल सिनारियो में 44,50,000 का शेयर मार्केट में निकल चुका है और 84% जिसका मतलब वैल्यू, मतलब 84% मतलब इतना शेयर्स और टोटल 336 करोड़ का टोटल अमाउंट होता है। मतलब टोटल वैल्यूएशन होता है 400 करोड़ का, लेकिन मार्केट में इतना होल्डिंग है, लेकिन स्टिल 16% मार्केट में किसी की होल्डिंग में नहीं है। प्लीज एक चीज देखिएगा कि इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स, इसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो होल्डिंग में नहीं होता। ये जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किसके पास कितना होल्डिंग है, ठीक है। जैसे हम लोग जब मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग ऐसे बातें करते हैं, अरे इस कंपनी में झुंझुनवाला का होल्डिंग है, हम लोग ऐसे बात करते हैं ना कि किस कंपनी में झुंझुनवाला का, मतलब झुंझुनवाला राकेश झुंझुनवाला जो है, झुंझुनवाला सर का अगर किसी में इन्वेस्टमेंट है तो कितना होल्डिंग है, हम लोग बातें करते हैं। LIC का कितना होल्डिंग है हम लोग डिस्कशंस करते हैं ना। तो किसका कितना परसेंटेज होल्डिंग है ये बहुत वाइटल मैटर है। तो ये होल्डिंग जो है ना वो तो ब्लॉक है, होल्डिंग स्टॉक मतलब वो तो ब्लॉक है। ये स्टॉक मार्केट में प्ले नहीं कर सकता, ये तो ब्लॉक है। मार्केट में खाली क्या है कंपनी के पास, मार्केट में कंपनी के पास खाली क्या है, जो कंपनी के पास अभी पेंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग है, जो मार्केट में कंपनी इशू कर सकता है, वही कंपनी का सबसे पावरफुल एक करके, मतलब क्या बताया सर, मतलब सबसे पावरफुल एक वेपन्स है, ठीक है, बहुत पावरफुल वेपन्स है कि वो मार्केट से ये पैसा उठा सकते हैं। तो करेंटली अगर हम लोग देखें, जस्ट आप लोग देखिएगा, द कंपनी हैज रिटेन बैक 16% स्टेक, 16% मतलब 84% अगर होल्डिंग में चला गया सब कोई मिला जुला के, तो बचा कितना 16%, which has not been allotted to any shareholder। ये किसी भी शेयर होल्डर के हाथ में नहीं है। कंपनी अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हुआ। आई होप आपको कनेक्शन हो रहा है। स्टिल नॉट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। कंपनी अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने से पहले ही इतना सारा स्टोरी हो गया। हम लोग तो सोचते ही नहीं है कि हम लोग हमेशा स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है वही देखते हैं। स्टॉक मार्केट से पहले क्या था, स्टॉक मार्केट के बाद क्या हो सकता है, इसमें भी तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि पहले का सिनेरियो क्या है।
उसमें भी तो देखना चाहिए। तो ये सब देख के तभी तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना। मुझे तो यही लगता है कि मतलब जैसे क्या बताएं, जैसे हम लोग घर में बेटी का शादी देते हैं ना, मतलब लड़कियों का शादी देते हैं, जो हमारे घर में बहन होते हैं, जैसे जो पापा हैं वो अपने बेटी का शादी देते हैं, तो शादी करवाने से पहले क्या प्रेजेंट कंडीशन ही देखना चाहिए या थोड़ा पास्ट भी देखना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है। मुझे लगता है कि शादी देने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द अरेंज मैरिज, नॉट अबाउट द लव मैरिज, ठीक है। मैं अरेंज मैरिज में बातें कर रहा हूँ, तो अरेंज मैरिज में मुझे लगता है कि थोड़ा बैकग्राउंड सिनेरियो देखना जरूरी होता है कि इससे पहले क्या कहानी है उसका, तो जाके उस मतलब अपनी घर की बेटी उस घर में कितना अच्छा रह सकता है, ये डिपेंड करता है। तो सिमिलरली ये स्टॉक के बारे में भी सोचना चाहिए। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं सीखा ग्रेट वॉरेन बफेट से। वॉरेन बफेट से सीखा मैंने कि वॉरेन बफेट ये एक चीज बोलता है कि वो जब भी कोई स्टॉक परचेज करता है ना, तो बेसिकली वो ऐसे ही बोलते हैं कि वो अपना बेटी को घर लाते हैं और स्टॉक को एक बेटी की तरह पालते हैं, और जब स्टॉक को छोड़ते हैं तो एक बेटी की तरह विदाई देते हैं। मतलब जो बहुत ही वैल्यूएबल होके तब जाके उसका विदाई देना चाहिए। मतलब बेटी का विदाई मतलब दुख का नहीं, बहुत सुख का होना चाहिए, जो होना मतलब बहुत जरूरी है। आई थिंक आप लोग कनेक्शन कर पा रहे हैं। ये बहुत ही एक नॉर्मल सोशल पैटर्न है जिसके साथ मैंने स्टॉक को कंपेयर किया, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग था, मतलब और कोई पर्पस नहीं था मुझे। तो 16% स्टेक का वैल्यूएशन, तो सिंपल आप इतना कीजिए ना कि अगर 400 करोड़ का वैल्यूएशन, 400 करोड़ इक्वल्स टू 100% का वैल्यूएशन है, तो 16% का वैल्यूएशन कितना होगा, 64 करोड़ हो जाता है। देखिए कि करके मिल जाएगा। यूजुअली when a PE invest, they invest with the objective to fund large capex requirement. Besides, they do not invest in the early stage of business. Instead, they prefer to invest in companies that already has a revenue stream. मतलब प्राइवेट इक्विटी फर्म हमेशा उसी तरह का बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिस बिजनेस में ना रेवेन्यू स्ट्रीम है, मतलब ऑलरेडी रेवेन्यू का ना एक बहुत बह रहा है, रेवेन्यू अर्निंग बहुत ज्यादा है, तभी जाके मतलब उनको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। और वो मैक्सिमम केस में सही होते हैं, बट हाँ डिपेंडिंग ऑन द माइंड, ऑब्वियसली मार्केट है, फाइनेंस है, एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, and is in the operation for a few years. The process of deploying the P capital and utilizing the capital for the capex requirement take a few years. इसका जो भी है ये थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में इसका मतलब हलचल रेडी करने में। अब आईपीओ में अभी आता है, मतलब ये पूरा का पूरा खेल। आप अभी देखिए, मैं इतना सारा जो बातें किया आपसे, इसका स्टोरी का मेन जो सिनेरियो था, मैंने आपको सबसे पहले ये ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी है हमारा, ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी, कोई भी कंपनी आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी में सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले एंजल आया था। सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर्स अपना फंड लेके पहुंचा था कि वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी था, एंजल इन्वेस्टर। जैसे ही एंजल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद कौन आया पिक्चर में, बताइए। वीसी आया, है ना। फिर वीसी आया, वेंचर कैपिटलिस्ट, उसमें भी वीसी ए, फिर वीसी राउंड जा रहा है सर, और भी वीसी राउंड हुआ है, लाइक वीसी ए, वीसी बी, वीसी सी भी हो सकता है। बीच में एक बार लोन का भी रिक्वायरमेंट हुआ था, बट मैं यहाँ पर लोन को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा फोकस एरिया इक्विटी है। और ये सारा का सारा एंजल भी, मतलब प्रोमोटर छोड़ के, प्रोमोटर भी इक्विटी होल्डर है। प्रोमोटर तो सबसे पहले था, प्रोमोटर होल्डिंग, एंजल होल्डिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट होल्डिंग। वेंचर कैपिटलिस्ट का ए फंड आया था, बी फंड आया था, फिर प्राइवेट इक्विटी फंड आया था। एंड अगर लास्ट में इक्विटी में नेक्स्ट को जा सकता है तो वो पब्लिक होल्डिंग आ सकता है। जैसे इन आवर एग्जाम्पल, करेंटली पब्लिक को अगर होल्ड करवाने के लिए कुछ बचा है तो दैट इज 16% बचा है, जिसका करंट वैल्यूएशन है 64 करोड़। करंट वैल्यूएशन ऑफ मार्केट वैल्यूएशन 16% का करंट मार्केट वैल्यूएशन है 64 करोड़, तो बाकी होल्डिंग हो चुका है ऑलरेडी। क्या ये पॉइंट आप लोगों को कनेक्शन कर रहा है? हेलो, हाँ शंकर जी। हाँ क्लियर है, हाँ दादा क्लियर है। ठीक है, तो एक कंपनी मार्केट में आने से पहले, आईपीओ में पहुंचने से पहले, कंपनी इतना सारा पॉइंट होके आते हैं, इतना सारा होल्डिंग पैटर्न, एक नॉर्मल, मतलब ये कंपनी का मतलब ग्रोथ का एक नॉर्मल सिनेरियो है।
कंपनी जब ग्रोथ स्टेज में होते हैं तो कंपनी इसी तरह से अपने आप को धीरे धीरे बनाते हैं। एंजल, VC, VCA, B, C भी जा सकता है। फिर अगर लार्ज कैपेक्स है तो प्राइवेट इक्विटी, आफ्टर दैट पब्लिक होल्डिंग। अब यही पब्लिक होल्डिंग का ही जब सिनेरियो होते हैं तब कंपनी IPO के बारे में सोचते हैं, इससे पहले नहीं। जैसे आपको पता है कि LICI इतना बड़ा गवर्नमेंट होल्डिंग के साथ है लेकिन अभी तक पब्लिकली नहीं लिस्टेड है ना, तो आने का बातें कर रहा है। तो और भी कितना सारा, रिसेंट SBI कार्ड आया, उससे पहले बिग बिग कंपनीज है जो अभी तक IPO नहीं है। प्राइवेट में भी कोई बड़ा बड़ा कंपनीज है, लाइक फ्लिपकार्ट है, आपका पेटीएम है, ये लोग भी अभी भी प्राइवेटली ऑपरेट कर रहा है। बाइजू है, उसका भी बातें चल रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर वो भी मार्केट में आ सकते हैं, जिसका करंट इंडियन टीम का उसका स्पॉन्सरशिप चलता है, करंट इंडियन क्रिकेट टीम का। तो IPO आने का जो सीक्वेंस है उसमें मैं आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा कि जब कंपनी IPO लेके आता है तो कंपनी क्या करता है और क्या उसका माइंड में चलता है। 5 years after the PE investment, the company has progressed really well. They have successfully diversified their product portfolio. Plus, they have a presence across all the major cities in the country. Revenues are good, profitability is stable, and the investors are happy. The promoter, however, does not want to settle in for just this. Promoter जैसे इसमें खुश नहीं है, उनको और चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल डिमांड थ्योरी है कि जितना भी दे दो कम पड़ जाता है। The promoter now aspires to go international. He wants his brand to be available across all the major international cities. He wants at least 2 outlets in each major city across the world. मतलब वो चाहते हैं कि वर्ल्ड में एटलीस्ट किसी 2 बिग सिटीज में उनका आउटलेट रहे। ठीक है, ये सिनारियो के साथ वो सोचा कि अगर वर्ल्ड बेसिस में वो अपना 2 आउटलेट एटलीस्ट बनाना चाहते हैं तो उन्होंने फिर से अपना कैपेक्स रिक्वायरमेंट के बारे में सोचा कि अगर बिजनेस को ग्लोबली पहुंचाना है तो क्या कैपेक्स रिक्वायरमेंट चाहिए। तो उन्होंने देखा कि 200 करोड़ का कैपेक्स रिक्वायरमेंट है। जस्ट एक असम्पशंस, ये तो डिपेंड करता है, हिसाब करके कॉस्टिंग करके मिलता है सर। ये सब कॉस्टिंग के थ्रू से हमें पता चलता है कि क्या खर्चा हो सकता है। अब क्या क्या उसको चाहिए, फंड कैपेक्स फ्रॉम द इंटरनल। अब ये पैसा कहाँ से आ सकता है, ये 200 करोड़ का क्या ऑप्शंस है हमारे पास। ये कंपनी में 200 करोड़ का ऑप्शंस है, कहाँ से हो सकता है। जस्ट लुक एट दिस। फंड कैपेक्स फ्रॉम इंटरनल एक्रूअल। इंटरनल एक्रूअल मतलब जो कंपनी का रिजर्व है। इंटरनल मतलब रिजर्व प्रॉफिट। कंपनी जो भी प्रॉफिट करता है उसका कुछ पार्ट रिजर्व प्रॉफिट में चले जाते हैं सर। तो रिजर्व एंड सरप्लस कुछ है तो वही इंटरनल एक्रूअल कहते हैं। रेज सीरीज डी फ्रॉम द अनदर पी, और एक बार PE फंड में जा सकते हैं। रेज डेट फ्रॉम बैंकर, फिर से लोन के बारे में सोच सकते हैं। फ्लोट ए बॉन्ड, मार्केट में डेट डिवेंचर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड या डिवेंचर इशू। रिसेंटली पतंजलि भी आई थिंक डिवेंचर ला रहे हैं मार्केट में, तो डिवेंचर इशू के बारे में भी सोच सकते हैं जो एक डेब्ट कॉन्सेप्ट में आ सकता है। एंड फाइनली फाइल फॉर एन IPO, मतलब ये सब ऑप्शंस भी है, साथ में IPO का भी ऑप्शंस इस स्टेज में आके कंपनी के पास होता है। तो कंपनी सोच सकता है कि अगर कंपनी 1 2 3 4 ऑप्शंस लेते हैं, हो सकता है IPO में ना आए, या फिर अगर उसको लगता है कि नहीं उसका कंपनी काफी ग्रोथ स्टेज में आ चुका है और वो IPO लाएंगे तो पब्लिक उस पर फेथ करेगा। यहाँ पब्लिक फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो किसका फेथ चाहिए IPO लाने के लिए? सबसे पहले सेबी का फेथ चाहिए आपको। सबसे पहले IPO लाने से पहले सेबी का फेथ गेन करना पड़ेगा। अगर सेबी मेंटली एश्योरेंस होता है कि हाँ ठीक है ये कंपनी को पब्लिकली लाना ठीक होगा, फिर उसके बाद IPO आता है। जरूरी नहीं कि सेबी हमेशा ठीक हो, बट मैक्सिमम केस में सेबी ठीक ही होते हैं। और डे बाय डे और सेबी इंप्रूव कर रहा है, सेबी का बोर्ड में जो भी है और इंप्रूव कर रहा है। या फिर हो सकता है कि आप सारा का सारा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3 4 5, जितना सारा ऑप्शन है 200 करोड़ के लिए और अपने बिजनेस को ग्लोबल प्रेजेंस के लिए आप लेके जा सकते हैं। तो आई होप कि आप कनेक्शन कर पा रहे हैं कि एक बिजनेस अपने ग्रोथ के लिए कहाँ से फंड चूज करते हैं और फिर ग्रोथ स्टेज के लिए सोचते हैं। अब इसी IPO स्टेज में हम लोग IPO स्टेज में आ गए कि IPO लाने से पहले क्या क्या होता है। नाउ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, let us assume the company decides to fund the capex partly through internal accruals and also file for an IPO. कुछ इंटरनल एक्रूअल्स किया, थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं इंटरनल एक्रूअल्स का प्रॉफिट का पार्ट है। यहाँ पर हम लोग लोन वगैरह में चक्कर में नहीं पहुंच रहे, बिकॉज हम लोग टोटली इक्विटी फोकस होना चाहते हैं। इंटरनल एक्रूअल कंपनी का अपना ही प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट है मतलब क्या, इक्विटी का ही है ना। प्रॉफिट है मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का है। तो इंटरनल एक्रूअल से कुछ ले रहे हैं और बाकी IPO फाइल के लिए जा रहे हैं। When a company files for an IPO, they have to offer their shares to the general public.
पब्लिक को अपना शेयर्स वो बेचना चाहते हैं, ऑफर कर रहा है कि आओ पब्लिक मेरा शेयर्स खरीदो, मुझे फंड दो, मैं अपना बिजनेस को ग्रो करूंगा। The general public will subscribe to the shares if they want to by paying a certain price. Now because the company is offering the shares for the first time to the public, it is called initial public offer। और कुछ नहीं, आईपीओ का फुल फॉर्म। अब यहीं पर कुछ सवाल आ जाता है कि एक कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत वाइटल पॉइंट है कि ये रोज मतलब जितना बार आप इस सब चीज देख लीजिए, आपको हर चीज ये सब नया लगेगा। आप ये सब क्वेश्चंस अपने माइंड को हमेशा कर सकते हैं कि कोई आईपीओ ला रहा है तो क्यों ला रहा है, आईपीओ लाने के पीछे इसका क्या रीजन है, वो क्या सोच रहा है आईपीओ लाने के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग आप सोच सकते हैं। तो वी आर नाउ एट द वेरी क्रूशियल जंक्चर वेयर अ फ्यू क्वेश्चंस नीड्स टू बी आंसर्ड। मतलब कुछ मन में सवाल आ रहा है आपके, जो सवाल आप हमेशा कीजिए जब जब आईपीओ परचेस करेंगे, तब आप आईपीओ के बारे में क्वेश्चंस कीजिए कि व्हाई डिड द कंपनी डिसाइड टू फाइल फॉर एन आईपीओ। प्लीज, ये बहुत वाइटल पॉइंट है कि कोई भी कंपनी का आईपीओ खरीदने से पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। और ये सब क्वेश्चनियर है, दिस ऑल आर क्वेश्चनियर। ये सब क्वेश्चनियर आप अपना एक रेडी करके अपने ही मन से आप सर्वे करके उसका क्वेश्चंस को फाइंड आउट कीजिए कि why did the company decide to file for an IPO? In general, why do companies go public? Why did they do not file for the IPO when they were in the series A, B, C situations? मतलब जब ये लोग VC सीरीज टाइम पे था, सीरीज ABC या PE फंड का A सिचुएशंस में था, उस टाइम पे IPO क्यों नहीं लाया था? आप उस टाइम पे भी सोच सकते हो। तो आप कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल देखिए, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। व्हाट वुड हैपन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स? मतलब अगर आईपीओ आ जाता है तो करेंटली जो कंपनी का शेयर होल्डर्स है, इनका क्या होगा? अनदर क्वेश्चन, व्हाई डू द जनरल पब्लिक लुक फॉर बिफोर दे सब्सक्राइब टू द आईपीओ? एक पब्लिक को क्या सोचना चाहिए, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। हाउ डज द आईपीओ प्रोसेस इवॉल्व? कैसे आईपीओ प्रोसेस होता है? हु आर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द आईपीओ मार्केट? कौन आईपीओ को ला रहा है? बहुत वाइटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब विच कंपनीज, मतलब मार्चेंट बैंकर का बात मैं कर रहा हूँ, विच मार्चेंट बैंकर्स? कौन मार्चेंट बैंकर्स आप पे इतना भरोसा कर रहा है कि आपका पैसा मार्केट से उठाने के लिए रिस्क उठा लिया? बिकॉज मार्चेंट बैंकर्स कमीशन बेसिस में काम करते हैं मार्केट से पैसा उठाने के लिए। तो कौन सा मार्चेंट बैंकर्स आपका कंपनी का रिस्क ले रहे हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। मार्चेंट बैंकर कौन है? हु इज द मार्चेंट बैंकर? मतलब एक नहीं, एक से जगह 4-5 हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द आईपीओ। मार्चेंट बैंकर का क्या यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये सब सवाल में आप जब जवाब ढूंढेंगे तो जवाब में आपके मन में आप क्वेश्चंस कीजिएगा। एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर द कंपनीज गोस पब्लिक? जब एक कंपनी आईपीओ लेके आ जाते हैं तो क्या होता है उस कंपनीज के साथ? जब आईपीओ एक बार आ गया तो क्या होगा? ठीक है, इन द फॉलोइंग चैप्टर हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कंपनी आईपीओ में आने के बाद उसके साथ क्या होता है। तो ये जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कशन किया, दिस इज आईपीओ में, आईपीओ तक पहुंचने का रास्ता। अभी तक आईपीओ प्रोसेस में मैंने डील नहीं किया, आईपीओ प्रोसेस एक अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग ये जो चैप्टर अभी तक पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। आईपीओ सीक्वेंस में, Before understanding why companies go public, it is important to understand the origin of business. Please try to understand each and every point. बहुत वाइटल है। अगर सच में मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, आप लोग हर कोई चाहते हैं मार्केट से पैसा कमाएं, तो मार्केट से पैसा कमाना इजी है, लेकिन ये इजी वे थोड़ा हार्ड वर्क के साथ आता है। तो इजी वे क्या है? आप ये सब चीज थोड़ा छानबीन कीजिए तो आपका रास्ता थोड़ा साफ हो जाएगा। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाई गोस कंपनी पब्लिक, मतलब कंपनी पब्लिक ले आ रहा है, उसका ओरिजिन क्या है एक बार देखिए, कब हुआ था, कब आया था, बहुत इंपॉर्टेंट। द पीपल हु इन्वेस्ट इन योर बिजनेस इन द प्री रेवेन्यू स्टेज आर कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स। ये भी हम लोगों ने देखा। एंजल इन्वेस्टर्स टेक मैक्सिमम रिस्क, दे टेक इन एज मच रिस्क एज द प्रोमोटर, बिकॉज वो आपका स्टार्टिंग में जब आप कुछ नहीं थे तब आप पे भरोसा कर रहा है, मतलब लाइक ए लाइफ पार्टनर। The money that angels give to start the business is called the seed fund. जो आपको एंजल देते हैं उसको क्या कहते हैं? सीड फंड कहते हैं। ये सब टेक्निकल टर्म्स यूज होता है, जार्गन कहते हैं इसको। आप ये जब भी आप कोई न्यूज पढ़िएगा तो ये सीड फंड वगैरह यूज होता है, तो दिमाग में रखिएगा कि what actually they mean by using these words seed fund. And 5 point, angels invest relatively a small amount of capital. एंजल हमेशा थोड़ा कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उतना उनके पास होता भी नहीं है और स्टार्टिंग में इतना भरोसा कोई किसी पे नहीं करता, समय लगता है भरोसा लेने में।
Valuation of a company simply signifies how much the company is valued at. When one values the company, they consider the company's assets and liabilities. Obviously, जब आप कंपनी को वैल्यू करो, कंपनी का एसेट्स एंड कंपनी का लाइबिलिटी पे जरूर ध्यान दो. A face value is simply a denominator to indicate how much one share is originally owed. फेस वैल्यू का मतलब मैंने आपको बहुत डिटेल्स में बताया था, अगर आपको याद है तो, कि फेस वैल्यू का मतलब यही होता है कि ये सिंपली डिनोमिनेटर टू एन इंडिकेटर कि एक कंपनी का शेयर्स जनरली कितना वर्थ है. ऑथराइज शेयर्स ऑफ द कंपनी क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर अवेलेबल विद द कंपनी. कितना शेयर्स कंपनी के पास अवेलेबल है, जितना जिसका ऑथोरिटी किसने उसको दिया? सेबी ने उसको दिया, आरओसी ने उसको दिया, रजिस्टर ऑफ कंपनीज ने उसको दिया. एंड पॉइंट नंबर 9 क्या कहते हैं? द शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड. जो शेयर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो ऑथराइज शेयर्स का ही पार्ट होते हैं. और ऑथराइज का जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऑथराइज शेयर्स का जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब आईपीओ के टाइम पे हो सकता है या बिफोर आईपीओ भी हो सकता है, प्राइवेट लेवल में भी होता है, तो उसको कहते हैं इशूड शेयर्स. इशूड शेयर्स आर ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ऑथराइज शेयर्स, मतलब उसी का अंदर में आता है. शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ ए कंपनी टेल्स अस हु ओन्स हाउ मच स्टेक इन द कंपनी. मतलब किसका कितना शेयर होल्डिंग है, बहुत वाइटल पॉइंट है. जब भी किसी कंपनी का शेयर में हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किसका क्या है उस पर्टिकुलर कंपनी पे. कौन सा मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी होल्ड कर रहा है, एएमसी कितना होल्ड किया कंपनी का शेयर, एलआईसीआई कितना होल्ड किया, झुंझुनवाला जैसे बिग इन्वेस्टर्स ने कितना होल्ड किया, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कितना पड़ा हुआ है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Point number 11, VC, venture capitalists invest at an early stage in the business. They do not take as much risk as angel investors. The quantum of investment by a VC is usually somewhere in between angel and private equity investment. मतलब आप बस इतना याद रखिए कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल से थोड़ा कम ही रिस्क लेते हैं. बिकॉज सिंपल है, बिकॉज एंजल आपको तब आपको भरोसा कर रहा है जब कोई आप पे भरोसा नहीं करता. और VC आपके पास तब आता है जब आपका बिजनेस चल पड़ता है. जब आपका बिजनेस चल पड़ता है तभी VC आते हैं. और VC का अमाउंट नॉर्मली प्राइवेट इक्विटी एंड एंजल के बीच में ही होगा. द मनी द कंपनी स्पेंड्स ऑन बिजनेस एक्सपेंशन इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपेक्स. प्लीज ये लैंग्वेज बहुत यूजेबल लैंग्वेज है. कैपेक्स रिक्वायरमेंट, मार्केट में ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान दीजिएगा. पी कब आता है? प्राइवेट इक्विटी. आज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया पी के बारे में. एबीसी फंडिंग, बियॉन्ड ए सर्टेन साइज वीसी कैन नॉट इन्वेस्ट, तो पी आ जाता है. पी फर्म्स इन्वेस्ट लार्ज सम्स ऑफ मनी एंड दे यूजुअली इन्वेस्ट एट ए स्लाइटली मोर मैच्योर स्टेज ऑफ बिजनेस. रिस्क एकदम नहीं लेता ये लोग, बहुत सेवी होते हैं. रिस्क जो नहीं लेता उसको सेवी बोलते हैं, SAVVY. ठीक है, दे आर वेरी सेवी, मतलब एकदम रिस्क नहीं लेना चाहता, अपने आप को हमेशा थोड़ा कंट्रोल जोन में रखता है और बिजनेस का कंट्रोल भी ये लोग ले लेते हैं. Typical PE investors would like to deploy their own people on the board of the investing company to ensure business moves in the right direction. तो ये था हमारा प्राइवेट मतलब IPO सीक्वेंस का पहला पड़ाव. नेक्स्ट स्टेज में हम लोग बातें करेंगे IPO सीक्वेंस का सेकेंड स्टेज, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जब IPO आता है तब उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या कैलकुलेशंस होते हैं, सारा का सारा खेल सेकेंड स्टेज में जानेंगे. आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में. आज तो कुछ और ही कहानी वेट कर रहा है. आज कुछ और कहानी वेट कर रहा है. अच्छा, मुझे बस इतना चीज़ आप लोग बताइए कि ये जो IPO का जो मैंने इतना तक मतलब एक कंपनी का IPO तक पहुंचने का कहानी क्या क्लियर है आपसे? बस इतना मुझे बताइए. हाँ सर. देवी प्रसाद, शंकर जी, क्लियर है ना? हाँ जी सर, क्लियर है. हाँ क्लियर है बोलिए. ओके, मतलब एक कंपनी IPO तक पहुंचने का. अब IPO में क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. IPO का प्रोसेस क्या है, क्या टेक्निकल मैटर्स IPO के अंदर छुपा होता है, ये नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन है. लेकिन आज डिस्कस करेंगे येस बैंक के बारे में. तो वेट कीजिए कि येस बैंक का क्या खेल है. बहुतों के मन में सवाल चल रहा है कि क्या येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. बहुत दिन से सवाल मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब घूम रहा है. कोई खरीद भी लिया तो ठीक है, मैं किसी को कंफ्यूज नहीं कर रहा. नहीं आपको पूछ रहा था सर. नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं, देवी प्रसाद भी पूछा मुझे. मुझे हाँ, मैं ही पूछ रहा था.
आपको कि इसका खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना नहीं चाहिए? चाहिए। देवी प्रसाद भी कहा था, प्रिया ने भी एक बार क्लास में डिस्कशंस कर रहा था कि सर मैंने यस बैंक, इवन आई थिंक प्रिया ने परचेज भी किया कुछ शेयर्स, है ना प्रिया? प्रिया नहीं है क्या? ये तो था। हाँ सर मैंने लिया है। और प्रॉफिट में भी है प्रिया अभी। आई थिंक प्रिया ने 11 रुपीज में लिया और करेंटली 15-16 के अराउंड पे है। अराउंड पे है सर। ओके चलो, प्रॉफिट पे हो, यही हाँ। सबसे बड़ा बात है। हाँ। ओके ठीक है। मेरा बेसिक, मैं ट्रेडिंग पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म में बात करूंगा। ट्रेडिंग सिनेरियो में तो वो डे टू डे मार्केट सिनेरियो में कहानी होता है, लेकिन आप लोग अगर येस बैंक को समझना चाहते हो तो ये फंडामेंटल है येस बैंक का, ठीक है, जो नॉर्मली फंडामेंटल भी बताना चाहिए, बट मुझे लगता है मैं रोज कोई ना कोई केस स्टडीज लाता हूँ, तो ये आज का केस स्टडीज है। तो चलिए दिल थाम के बैठिए येस बैंक के लिए। आई थिंक येस बैंक वेट कर रहा है कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए एकदम कुछ करंट डेटा के साथ ही मैं आपके साथ आ रहा हूँ कि येस बैंक का क्या सिनेरियो है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए येस बैंक। सुमित आचीज ना चले गए चीज ना आची दादा। Okay. On Wednesday, Yes Bank said that it had repaid rupees 35,000 crore to the Reserve Bank of India. इसी Wednesday को क्या हुआ, Yes Bank ने Reserve Bank of India को 35,000 crore रिपे किया, बिकॉज कुछ उधार था। जैसे आपको पता है, मैं आपको बता दूं क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उधार चुकाया येस बैंक ने। ये एक बैंकिंग सिस्टम है, इट्स अ प्योर बैंकिंग सिस्टम। इन द बैंकिंग पैटर्न मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा, इन द बैंकिंग सिस्टम आरबीआई को क्या कहते हैं जानते हैं? इसको कहते हैं अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो सभी बैंक के ऊपर काम करते हैं, कंट्रोलर भी है। लेकिन इसका एक और नाम है, कोई मुझे बता सकते हो? ये बचपन में आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, जी के भी है। ये अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया तो है ही, बट इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, जो भी येस बैंक का 35,000 करोड़ वापस करने के पीछे इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। कैरेक्टर को बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, दैट मीन्स जब हर बैंक का सब कुछ खत्म हो जाते हैं तो एक ही जन है जो उस बैंक को बचा सकता है, या फिर उसको लोन देके उसका बिजनेस को मार्केट में गोइंग करा सकते हैं, मतलब गोइंग कंसर्न सिस्टम में ला सकते हैं, दैट इज ओनली आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर वे में येस बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि येस बैंक को आरबीआई ने लोन दिया था। आरबीआई ने येस बैंक को लोन दिया था, तो रिसेंटली आरबीआई ने क्या, एसबीआई येस बैंक ने क्या किया, ऐसे हालात में 35,000 करोड़ वापस किया। मतलब जब हमारे पास 40 नहीं होता है और उस टाइम पे अगर मुझे कोई बोले कि भाई 1 रुपया दे, तो मेरा तो, हम लोग का तो मतलब जिंदगी खराब हो जाएगा, ऐसा हालत होता है। तो ऐसा सिचुएशंस में येस बैंक का ये 35,000 करोड़ रिपे कैसा लग रहा है सर? जले पे नमक जैसा नहीं लग रहा है? हेलो, हाँ जी सर। ये तो पूरा जले पे नमक जैसा ही हुआ। तो 35,000 करोड़, ओके ठीक है, तो 35,000 crore to Reserve Bank of India, setting some of the dues it owed. That's a lot of money for a company that was on the verge of total collapse. जो कंपनी एकदम collapse situations में है just a few months ago. So does this mean Yes Bank is finally turning a corner? क्या Yes Bank एक corner में पहुंच जाएगा? मतलब हालत इसका और खराब हो जाएगा, बिकॉज इस हालत में आरबीआई को भी रिपे करना पड़ रहा है, जहाँ आरबीआई एक गवर्नमेंट कंट्रोल का ये कंपनी है। मतलब आरबीआई तो गवर्नमेंट ही है, मतलब इतना मानो कि आरबीआई गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ रहा है, तो बाकी लोग उसको कैसे भरोसा करेगा? तो चलो ठीक है, सुबह सुनचिस, तो सुबह आचिस आची सुनची। बिफोर वी गेट टू द हार्ट ऑफ द स्टोरी, 2 साल पहले क्या हुआ था वो देख लेते हैं। 2 साल पहले कुछ हुआ था, क्या हुआ था? 2 years ago येस बैंक वाज ए बैंकिंग हॉटशॉट इन द सेंस बहुत बहुत गजब का परफॉर्म कर रहा था येस बैंक। It had so much promise that many people thought it would go on to become one of the largest private banks in India, मतलब kind of HDFC.
जैसे करेंटली HDFC गुड बॉय है, तो HDFC का बिजनेस सिनेरियो इज काइंड ऑफ राहुल द्रविड़। HDFC का बिजनेस सिनेरियो ना राहुल द्रविड़ जैसा है, चुपचाप काम करता है, पता ही नहीं चलता, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब डिफेंसिव है, बट डिफेंस के साथ थोड़ा स्ट्राइक रोटेट भी कर लेता है। और राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट, देखो बैंकिंग सिस्टम के साथ वनडे क्रिकेट या T20 कंपेयर करना अच्छा बात नहीं होगा, बैंकिंग सिस्टम के साथ टेस्ट क्रिकेट कंपेयर करना ज़्यादा सही होगा। और आई थिंक HDFC बैंक का पैटर्न राहुल द्रविड़ के क्रिकेट के साथ बहुत मैच करता है, ये मेरा पर्सनली मानना है। बाकी आपको मैं बाद में बताता हूँ कि मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ। लेकिन यहाँ पर राणा कपूर तो T20 खेल लिया था, कोई बात नहीं। देखिए क्या हुआ, राणा कपूर एक्चुअली येस बैंक का फाउंडर भी बोल सकते हो आप, प्रमोटर भी है और मतलब स्टार्टिंग CEO भी था। करेंटली ये CEO नहीं है, करेंटली येस बैंक का जो CEO है उनका नाम है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार इनका CEO है। चलो CEO का बहुत बड़ा रोल प्ले है आज। इन्वेस्टर्स लव द कंपनी, मतलब 2 साल पहले कस्टमर्स वर रिलेटेड एंड द मैन लीडिंग द बैंक राणा कपूर कुड डू नो रॉन्ग, मतलब ऐसा एक सोच था कि राणा कपूर गलत कर ही नहीं सकता, स्पेशली इन बॉम्बे। मतलब मुंबई सिनेरियो है ना पूरा बैंकिंग सिस्टम, मुंबई में एक ऐसा कॉन्सेप्ट चल भी रहा था, जैसे कि येस बैंक का जो बिग डेटर था, येस बैंक का बिग डेटर में रिलायंस था, मतलब रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी, जी था, जी लिमिटेड, मतलब आपका सुभाष चंद्र अग्रवाल, जी नेटवर्क का ओनर। लेकिन यही लोग तो रीपे नहीं कर पाया, और भी कुछ कंपनीज है, मैं बस कुछ फेमस नाम आपको बताया। तो मुंबई में एक ऐसा बात हो रहा था कि राणा कपूर गलत कर ही नहीं सकता, फीलिंग था। तो उसी फीलिंग में क्या हुआ, until that is the RBI refused to let him continue as CEO। अचानक 2020 के बीच में, आई थिंक 2019 के एंड पे, दिसंबर के आसपास कुछ टाइम होगा, अचानक से राणा कपूर को RBI क्या किया, बोर्ड से हटा दिया। वो CEO के हिसाब से कंटिन्यू नहीं कर सकता। द कंपनी स्टॉक प्राइस टम्बल्ड, जैसे ही राणा कपूर हटा दिया तो टम्बल्ड हो गया। इन्वेस्टर्स कुड नॉट फिगर आउट व्हाई ही वाज बीइंग आउटस्टेड एंड येस बैंक लॉस्ट 22,000 करोड़ इन अ सिंगल डे ऑफ ट्रेडिंग। सिंगल डे ट्रेडिंग में 22,000 करोड़ का लॉस किया स्टॉक मार्केट में। ये मैं आपको 2 साल पुराना कहानी बता रहा हूँ, 2018-19 के आसपास का। There were rumors that the company might have been under reporting bad loans। ये और किसी को नहीं पता था, RBI को पता था। कंपनी का इतना ज़्यादा बैड लोन है, ये पब्लिक को डिटेल्स में पता नहीं होता है ना, बिकॉज पब्लिक इतना फंडामेंटल एनालिसिस करता कहाँ है। लेकिन RBI को पता था कि येस बैंक का बैड लोन बढ़ रहा है। आज आपको मैं सिर्फ येस बैंक ही नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको बैंकिंग बिजनेस भी बताऊंगा कि एक बैंक बिजनेस कैसे करता है। मतलब इसमें सिर्फ येस बैंक ही नहीं, आज का ये क्लास इतना वाइटल है येस बैंक का टॉपिक कि आपको हर एक बैंक के बारे में पता चल जाएगा। मजा यही है कि सिर्फ येस बैंक नहीं, आगे फ्यूचर में आप किसी भी बैंकिंग स्टॉक लेने से पहले आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये स्टॉक लेना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। येस बैंक इज नॉट द इशू टुडे, आज टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री इशू है। तो देखिए आज कि क्या क्या आप आज जान पाएंगे। There were rumors that a company might have been under reporting bad loans. The skeletons were now tumbling. There was a new CEO in town. Town मतलब यहाँ Yes Bank. But despite his most optimistic assessment, Yes Bank seemed like it was destined to lose money. This was partly because almost all the company loans went to large corporates. जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैक्सिमम लोन लार्ज कॉर्पोरेट को दिया गया था, छोटा मोटा कंपनी को लोन नहीं था, सब बिग कंपनीज को दिया गया था। And the Indian corporate sector was in a spot of bother. As these companies began to default, it was dawning of Yes Bank that a significant chunk of money that they gave out as loans were unlikely to be paid back in full. They eroded investors' confidence further, and Yes Bank continued to take beating in the markets. क्या हुआ? Finally क्या हुआ? मार्केट को तो ये खत्म कर ही रहा था। Finally Yes Bank had to rescue. Yes Bank को बचाने के लिए कोई चाहिए था। मतलब ऐसा नीचे गिर रहा था मार्च के एंड पे, आई होप आप सबको याद होगा। Yes Bank had to rescued in March 2020. SBI and 7 other Indian banks took a combined 79% stake in Yes Bank. 79% स्टेक ले लिया। मैंने आपको आज होल्डिंग पैटर्न समझा रहा था। आज मैंने आपको होल्डिंग पैटर्न थोड़ी देर पहले भी आपको मैं बता रहा था कि IPO सीक्वेंस से पहले ही
होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, आईपीओ के बाद भी होल्डिंग पैटर्न रह सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये देखिए आईपीओ के बाद का सिनेरियो है 79% स्टेक इन येस बैंक, जो एसबीआई एंड अदर्स इंडियन बैंक्स है, 7 अदर इंडियन बैंक्स मिला के हैं। दिस शॉर्ट ऑफ स्टेबलाइज दिस सिचुएशंस। ऐसा होने के बाद सिनेरियो थोड़ा स्टेबलाइज हुआ बिकॉज बाकी बैंकों का जो पावर है वो येस बैंक पे लगाया गया और येस बैंक को बचाया गया। इसका एक ही रीजन है, अगर ये कोई और कंट्री होता, मतलब कोई दूसरा अफ्रीकन नेशंस होता या फिर कोई यूरोप में भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ग्रीस जैसा कोई नेशंस होता, तो आई थिंक ये बैंक खत्म हो जाता। बट इंडिया में एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक मतलब वो कसम खा के रखा है, आरबीआई का ये मतलब ये बहुत बड़ा कसम है। मतलब कसम आप समझते हैं ना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, शपथ लेते हैं। शपथ क्या लिया कि डिटर्मिनेशन यही है। सर मेरा स्क्रीन फिर से स्क्रीन नहीं शो रहा है, ओके म्यूट कीजिए, बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, म्यूट कीजिए, बैकग्राउंड नॉइज बहुत हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीन को फिर से एक बार आप देखिए, नेटवर्क इशू हो सकता है कोई। क्या किसी को मेरा स्क्रीन नहीं शो हो रहा है क्या? शो हो रहा है। ओके, तो देवी प्रसाद का आई थिंक बहुत ज़्यादा नेट इशू चल रहा है आज। हाँ सर, मैं क्वारंटाइन में हूँ ना। अच्छा, मैं ओडिशा आया हुआ हूँ, इसलिए मैं क्वारंटाइन में हूँ, इसीलिए नेट का वहाँ इशू पे बहुत थोड़ा। है। हाँ, सब लोग बैठ के नेट यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं सर एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करूँ। हाँ, एक बार डिस्कनेक्ट करके फ्री मैं कनेक्शन करवा लूँगा। ओके सर। तो आरबीआई ने क्या डिटर्मिनेशन लेके रखा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम इसको ना कुछ भी हो जाए, चाहे पब्लिक का टैक्स का पैसा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे पब्लिक का फेथ नहीं उड़ना चाहिए। मतलब ऐसा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, तभी हम लोग ना बैंक में पैसा रख के चैन की नींद सोते हैं। ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम से फेथ ना हटे, फेथ हमेशा रहे, ये आरबीआई ने कसम खा के रखा। मतलब अगर जरूरत पड़े तो हमारा टैक्स का पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री में लगा देंगे, और ऐसा ही करता है। इतना सारा जो बैंकिंग लॉस हो रहा है, ये लॉस मेकअप कहाँ से होता है? हमारा ही टैक्स का पैसा उधर चला जाता है, डेवलपमेंट रुक जाता है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। राणा कपूर जैसे मतलब विजनरीज जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कुछ ग्रीडीनेस के कारण ऐसा नहीं कर सकते। नॉट ओनली राणा कपूर, और भी बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा ग्रीडीनेस के कारण मतलब बैंकिंग सिस्टम को खराब करते हैं। और बाद में अगर एसबीआई इतना सारा स्टेक लेके आप जस्ट गहराई को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर एसबीआई इतना सारा स्टेक लेके एक बैंक को बचा रहा है, तो एसबीआई के पास तो पब्लिक का पैसा है, और एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, तो इस पे कितना सारा पब्लिक का पैसा डेवलपमेंट के काम पे आ सकता था। एसबीआई उसको अपना डेवलपमेंट में बढ़ा सकता था, जॉब क्रिएशन कर सकता था, है ना, और फाइनेंशियल हेल्प कर सकता था। मतलब जो बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो एसबीआई का फाइनेंशियल हेल्प हो सकता था, वो सब ना करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंटली येस बैंक को बचा रहा है। इसका बहुत बड़ा एक सेकेंड इफेक्ट होता है कि आप जब किसी को बचाते हो तो ऑब्वियसली आप दूसरा जो आपका काम है उसको देखना आपको मुश्किल हो जाता है ना। ये हमारे फैमिलीज में भी होते हैं ना, कि जब हम लोग किसी को एक को देखने जाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। नॉर्मल है ना, बहुत नॉर्मल है। तो यहाँ येस बैंक, स्टेट बैंक अगर येस बैंक को बचा रहा है तो ऑब्वियसली ये स्टेट बैंक का जो नॉर्मल सिनारियो है, जो नॉर्मल उसका बिजनेस है, उस पर तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होना चाहिए नॉर्मली। मैं बैकग्राउंड से बता रहा हूँ, तो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर अगर मैं येस बैंक का बात करूँ तो येस बैंक स्टेबलाइज हो गया, थोड़ा स्टेबलाइज हो गया। कि जो धीरे धीरे वो लो हो रहा था, वो उसका जो लो होने का पैटर्न में थोड़ा एक परसिस्टेंस आया। तो आगे क्या हुआ, तो वेयर डज येस बैंक गो फ्रॉम हियर? अब यहाँ से येस बैंक का क्या होता है? अब बैटल, एंडलेस बैटल फॉर मार्जिन का मतलब आप समझते हैं, प्रॉफिट का बात मैं कर रहा हूँ। बैंक का प्रॉफिट कहाँ से होगा? बैंक अगर बिजनेस का, बैंक एक ऐसा बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस, जिसका एक प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। बैंक्स वर्क बाय रेजिंग मनी। देखिए ध्यान से देखिए, बैंकिंग बिजनेस देखिए, बैंक वर्क्स बाय रेजिंग मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स।
and lending this money as a loans to individuals or companies at a higher interest rate. बैंकिंग सिस्टम पता कर रहे हैं आप, ये इकोनॉमिक्स है. एट ए हायर इंटरेस्ट रेट मतलब आप किसी सोर्स से, किसी लो इंटरेस्ट सोर्स से पैसा उठाते हो और हाई इंटरेस्ट में लेंडिंग करते हो. अगर मैं आपको सिंपल बैंकिंग सिस्टम एक बार मैं आपको जस्ट एक बार बता दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ये सब पब्लिक है, ये सब जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते. ये पब्लिक क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं. एसबीआई क्या करेगा, पब्लिक से डिपॉजिट लेगा और मतलब ये डिपॉजिटरीज है, मतलब पब्लिक में से जो डिपॉजिट करना चाहते हैं. और कुछ पब्लिक ऐसे भी होते हैं, नॉट ओनली पब्लिक, जो कंपनी चलाते हैं, कंपनीज भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक ही तो है, कंपनी भी तो किसी पब्लिक का ही होगा. कुछ ऐसे होते हैं जो बैंक के पास पहुंचते हैं लोन लेने के लिए. यही तो है सिंपल पैटर्न, एकदम सिंपल, सबको पता है. तो कुछ लोग डिपॉजिट करना चाहते हैं, या फिर डिपॉजिट कोई पब्लिक भी कर सकता है, कोई कंपनी भी डिपॉजिट करते हैं बैंक के साथ, कंपनीज कर सकते हैं. लेकिन हमेशा एसबीआई क्या चाहेगा कि उसका जो मतलब प्रोक्योरमेंट है, मतलब जहां से वो डिपॉजिट मतलब जुगाड़ करते हैं, मनी का जो प्रोक्योरमेंट है ये लो कॉस्ट हो, लो कॉस्ट डिपॉजिट हो, मतलब लो कॉस्ट मनी प्रोक्योरमेंट, जुगाड़ थोड़ा कम खर्चे में हो जाए, और जब वो लोन प्रोवाइड करता है वो थोड़ा हाई इंटरेस्ट में हो जाए. सपोज अगर ये 5% से किसी से पैसा जुगाड़ करता है तो कोशिश करता है किसी को 10% का लोन देने के लिए, तो अल्टीमेटली 5% का प्रॉफिट. मुझे एक बार बताइएगा कि बैंक का ये जो सिंपल सिस्टम है, ये सिंपल सिस्टम आपको समझ में आ रहा है कि पैसा कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करता है, चाहे वो पब्लिक डिपॉजिट हो या कोई कंपनी डिपॉजिट हो. लोन भी वो किसी पब्लिक को ही देता है, चाहे वो इंडिविजुअल पब्लिक को हो या फिर कोई कंपनी को हो. जैसे कि यहाँ पर यस बैंक, जी लिमिटेड, आपका क्या बोलते हैं उसको, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे बिग कॉर्पोरेट को दिया था. क्या बैंक का ये सिंपल बिजनेस पैटर्न क्लियर है? हाँ सर. हाँ हाँ. ये बैंक का एकदम सिंपल एक बिजनेस पैटर्न है. इसी पैटर्न से बैंक अपना बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करते हैं. और भी कुछ पार्ट है आपको धीरे धीरे बताता हूँ. तो सवाल ये उठता है कि ये जो सिंपल पैटर्न है ना, कि बैंक सोचते हैं कि वो लेंडिंग मतलब उसका जो मल्टीपल रेजिंग मनी फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज एंड लेंडिंग दिस मनी एज अ लोन्स टू इंडिविजुअल्स और कंपनीज एट ए हायर इंटरेस्ट रेट. ये सुनने में आपको जितना इजी लगा ना, एक्चुअली इट डज नॉट क्वाइट वर्क दिस वे इन द रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड में ये चीजें उतना इजीली नहीं होता. बट द बेसिक प्रीमाइस स्टिल होल्ड्स, दैट इज banks need to mobilize funds before they can disburse new loans. आपको लोन डिसबर्स करने से पहले, किसी को लोन देने से पहले अपना फंड को मोबिलाइज करना चाहिए. मोबिलाइज मतलब और भी वे है अपना फंड को इधर उधर करने का, फंड को यूटिलाइज करने का. तो कहीं कौन सा फंड को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन. एंड देयरफॉर बैंक्स हैव अ लॉट राइडिंग ऑन देयर सोर्स ऑफ फंडिंग, रेजिंग मनी एट अ हायर इंटरेस्ट रेट एंड देयर मार्जिन डिटोरिएट रियली क्विकली. मतलब अगर बैंक के पास लो रेट डिपॉजिट नहीं आता है, सपोज जैसे येस बैंक के साथ क्या हुआ कि उसका डिपॉजिट कम होने लगा और उसको क्या करना पड़ा, कहीं और से मनी को जुगाड़ करना पड़ा जो थोड़ा हाई रेट में था. और अगर हाई रेट में इंटरेस्ट के वो पैसा जुगाड़ कर रहा था, तो वो जब उसको इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब किसी को लोन दे रहा है, तो उसमें ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो उसका जो मार्जिन है वो डिटोरिएट हो रहा है. मतलब सिंपल, मैं यहाँ पर आपको एकदम सिंपल कहना चाहता कि सपोज यहाँ पर यस बैंक ही मानिए, चलिए एसबीआई छोड़िए. यहाँ पर यस बैंक क्या कर रहा है, किसी से 12% पे मनी रेज कर रहा है और 15% पे लोन दे रहा है. ठीक है, 12% पे ले रहा है, 15% पे लोन दे रहा है, नो प्रॉब्लम, इस पर कोई इशू नहीं है. हम 12% से में मनी रेज करते हैं, 12% इंटरेस्ट है जिसपे हम मनी रेज कर रहे हैं, नो इशू, ओके ठीक है. लेकिन 15% जब इंटरेस्ट कोई बताते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत लोग नहीं लेगा, बिकॉज 15% इज अ हाई इंटरेस्ट रेट. तो बहुत मतलब एंटिटीज, बहुत सारा लोग ये इंटरेस्ट लोन लेना पसंद नहीं करेगा. अगर ले भी लेता है तो डिफॉल्ट हो जाएगा.
अगर लेता भी है ना तो डिफॉल्ट होने का चांसेस बढ़ता है। तो जब इस तरह से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो लोन लेना चालू करते हैं और फिर उसी लोन को मतलब एडवांस करना चालू करते हैं, तो उसका क्या हो रहा है, मार्जिन डिटोरिएट कर रहा है। और इसका जो सबसे सस्ता एरिया था डिपॉजिट लेके किसी को देना, डिपॉजिट उसका कम हो रहा था बिकॉज उसका बिजनेस में एक बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल हुआ था। बिकॉज येस बैंक के बारे में जब भी मार्केट में खराब न्यूज़ है तो बहुत लोग येस बैंक में अकाउंट ओपन करना वगैरह थोड़ा बंद कर लिया। तो इसी इशू के साथ धीरे धीरे प्रॉब्लम और बढ़ता गया। ध्यान से देखिए, मैं आपको अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स शो करूंगा तो आपको और क्लैरिटी होगा। Raise money at a modest rate and they can profit here from the most transaction rather easily. The idea is to find the most cost efficient approach and the cheapest way to do so is simply take deposit. अगर आपको बैंकिंग बिजनेस को ग्रो करना है तो सबसे सिंपल एंड चीपेस्ट वे है आपको पब्लिक से डिपॉजिट मिल जाए या फिर कंपनी का डिपॉजिट मिल जाए। मनी डिपॉजिटेड इन द करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट ऑल काउंट, ये सब काउंट करते हैं। If a bank has a large deposit base, they can lend more money. If it is that simple. एकदम सिंपल, आप इतना ही समझिए कि जो कंपनी के पास लार्ज डिपॉजिट बेस है वही कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोन मार्केट में लोगों को दे सकता है। तो हमेशा यही चीज आप डेटा को फाइंड आउट कीजिए। बट नॉट ऑल अकाउंट्स आर मेड इक्वल। हाँ, यहाँ देखना पड़ेगा कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इनमें से सब अकाउंट का नेचर सेम नहीं, बिकॉज सब में प्रॉफिटेबिलिटी अलग काउंट होता है। आज मैं आपको एक सिस्टम सिखाऊंगा जिसको कहते हैं कासा रेशियो, CASA रेशियो। बहुत वाइटल रेशियो है बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए। लेकिन कासा रेशियो मतलब मैं आपको बहुत समझाता हूँ अभी। कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, ठीक है। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट नो इंटरेस्ट इज पेड, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विथड्रॉल्स, यू ऑल नो अबाउट दिस। बिजनेस मैन नॉर्मली करंट अकाउंट बनाते हैं इन मैक्सिमम केस ताकि फ्रीली पैसा विथड्रॉ कर सके, डिपॉजिट कर सके। मनी डिपॉजिटेड ऑन कस्टमर से होपिंग 0% इंटरेस्ट है, ठीक है। मतलब अगर बैंक करंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये अकाउंट के थ्रू से बैंक को जो पैसा मिलता है उनको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता, तो ये चीप सोर्स है। लेकिन ये मनी विथड्रॉल में लिमिटेशन नहीं है, तो जिसका पैसा है वो हमेशा उठाता रहता है, लेता रहता है। सेविंग अकाउंट जो है ये मॉडेस्ट इंटरेस्ट रेट देता है, 3 से 4% का टिपिकल इंटरेस्ट रेट है। और ये बैंक के लिए एक सस्ता और रेस्ट्रिक्शन में विथड्रॉल में पर डे एक लिमिटेशन होता है कि आप एट ए टाइम का अकाउंट से इतना ज़्यादा नहीं उठा सकते। तो ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है सेविंग्स अकाउंट, बिकॉज ये बहुत चीप होता है। एंड फिक्स डिपॉजिट बहुत अच्छा है बिकॉज पैसा बैंक के पास काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है। बट फिक्स डिपॉजिट का एक ही प्रॉब्लम है कि फिक्स डिपॉजिट 6 to 7% रेट मिनिमम तो होता ही है ना। फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है 6 to 7% तो होता ही है, तो इसका रेट हाई है। तो अगर इसका रेट क्योंकि हाई है तो आपका अर्निंग कम हो सकता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो यहाँ येस बैंक का क्या हुआ, तो ये है बैंकिंग सिस्टम, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। इफ यू आर अ प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्रेन्योर, you would quickly realize that fund deposit in a current or savings account come at a much cheaper rate when compared to fixed deposit. So if bank were to receive 1 lakh in deposit, suppose एक बैंक को 1 लाख मिला, suppose एक बैंक को yes 1 लाख मिला, ideally they would want most of it deposited in the current and savings account. This fundamental premise gives rise to a rather important financial metric, CASA ratio, बहुत vital है, that banks try to maximize current account, saving account ratio of the total deposit. A higher ratio means the larger portions of a bank deposit are in the current and savings account and is generally seen as a positive indicator of the company's profitability. मतलब अगर बैंकिंग बिजनेस में आपको प्रॉफिट ढूंढना है, ध्यान दीजिएगा, जिसका करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट रेशियो ज़्यादा अच्छा है उसका प्रॉफिट करने का चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज उसका चीप रेट में लोन अराइज करने का ज़्यादा चांसेस है और वो उसको मार्केट में फ्लो भी करा सकते हैं। कासा रेशियो बहुत वाइटल होता है। अनफॉर्चुनेटली येस बैंक के केस में क्या हुआ, व्हेन कस्टमर्स डोंट फुल्ली ट्रस्ट अ बैंक, जैसे येस बैंक के केस में हुआ, ट्रस्ट हट गया तो ऑनर ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस भी खत्म हुआ कि क्या पता एफडी मिलेगा कि नहीं, क्या सेविंग्स में रेस्ट्रिक्शन न लगा दे, जैसे कि हुआ है सेविंग्स में काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, प्रॉफिटेबिलिटी टेक्स ए हिट। तो ऑटोमेटिकली येस बैंक का जो प्रॉफिट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट जरिया था, किसी भी बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यही है प्रॉफिट करने का, तो यही प्रॉब्लम येस बैंक के साथ बहुत ज़्यादा हो गया था। अब आप देखिए ये रेशियो देखिए तो आपको क्लियरिटी होगा।
येस बैंक के साथ क्या खेल हो गया। ये है येस बैंक का डिपॉजिट बेस, हाउ येस बैंक डिपॉजिट बेस हैज चेंज्ड ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। ये सब लाख करोड़ में है सर, सब लाख करोड़ में है, मतलब कितना लाख करोड़ का डिपॉजिट था उसके पास। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 19 में उसके पास डिपॉजिट था 2.13 लाख करोड़, फिर धीरे धीरे 2.23, 2.23, 2.28, 2.26 ग्रो हुआ था, धीरे धीरे 2.09, 1.66 बिकॉज एनपीए बढ़ रहा था। आपको समझ में आ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट मीन्स बैड लोन, बैड लोन बढ़ रहा था तो न्यू इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था और मार्केट में इसका नाम भी खराब होने लगा फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के बाद। दैट मीन्स ये मार्च के आसपास का कहानी है ना। फिर देखिए धीरे धीरे क्वार्टर 4 में यहाँ पर तो सबसे ज्यादा हुआ 1.05 लाख करोड़ का डिपॉजिट आके निकला। फिर थोड़ा स्टेबलाइज हुआ जब प्रशांत कुमार मार्केट में आया, जब आरबीआई ने राणा कपूर को हटा के प्रशांत कुमार को बिठाया और लोगों का बिलीव वापस आया और फिर थोड़ा डिपॉजिट रेट बढ़ गया, 1.17 लाख करोड़ का डिपॉजिट में चेंजेस आया। दिस इज द करंट सिनेरियो, ओके, एकदम रिसेंट टाइम का डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो 1.17 लाख करोड़ का डिपॉजिट रेशियो करेंटली इसके पास चल रहा है, लेकिन स्टिल बहुत दूर जाना है। एक इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम है लेकिन मार्केट में लोन भी तो बहुत है। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है ये since starting as CEO Kumar 59, मतलब उनका age has made restoring the faith of Yes Bank depositors a priority. The bank suffered an outflow of 1.04 trillion rupees. मतलब बैंक को देना पड़ा लोगों को बिकॉज इतना ज्यादा मार्केट में लोन हो चुका था। इन द 6 months थ्रू मार्च अबाउट हाफ ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट, तो जो भी डिपॉजिट था उसमें से 1.04 ट्रिलियन समथिंग लाख करोड़ इधर से चला गया डिपॉजिट के हिसाब से। अभी उसका डिपॉजिट हार्डली कुछ 1000 करोड़ का होगा, मनी कंट्रोल में मिल जाएगा आपको। Kumar set aside an hour day during the first 2 months to call depositors to reassure them personally about the bank stability. पहला जो दिन था कुमार जो थे, मतलब जो सीईओ अभी बना है येस बैंक का, वो सिर्फ इसी में टाइम बिताता कि किस तरह से बैंक को स्टेबल किया जाए। He spoke to about 10 to 15 of them daily, मतलब जो बैंक का स्टाफ है फेमस, मतलब जो हाई पोस्ट में है, stressing that Yes Bank now also had a backing of SBI. सबको यही बताता रहता था कि इसमें SBI का बैकिंग है तो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। यही बताते बताते समय लगा, अभी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। एंड although deposits have stabilized since Kumar took over, problems with CASA ratio still prevail. But CASA ratio, that means current account and savings account ratio. ये रेशियो कैसे काउंट होता है अभी बताता हूँ आपको। ये कासा रेशियो कैसे काउंट होता है, जस्ट अ मिनट। एकदम प्योर फंडामेंटल है, प्योर फंडामेंटल, आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि क्या खेल चल रहा है, फिर आप डिसाइड करिएगा अपने हिसाब से। कासा रेशियो देखिए, ये जून 20 का है, मतलब जस्ट 2 months बिफोर। Comparing a CASA ratio as of June 20 of India's top banks, मतलब यहाँ पर सिर्फ नॉट ओनली येस बैंक, सिर्फ येस बैंक नहीं, मैं बाकी सारा बैंक भी यहाँ पर है। लाइक कोटक महिंद्रा का कासा रेशियो बहुत हाई फाई चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशियो मतलब टोटल डिपॉजिट का कितना उसका करेंट अकाउंट है और कितना उसका सेविंग्स अकाउंट है। तो करेंट एंड सेविंग्स अकाउंट क्योंकि ये चीप है, सस्ता में मिल जाता है। क्यों? करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता, करेंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट टू पे, सेविंग्स अकाउंट में 3 to 4% हार्डली, स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। उसमें तो कोटक का कोई स्कीम 6%, 5% का भी है। कोटक महिंद्रा का डिपॉजिट काफी हाई है, 57% का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोटक में इन्वेस्ट कर दो सर, उनका लोन वगैरह भी देखो, बैड लोन्स भी देखिए, ठीक है, वो बहुत वाइटल होता है, जिसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। इसमें भी बताएंगे आपको येस बैंक का। तो कोटक बैंक का जो मैंने आपको बताया 57% हाईएस्ट में चल रहा है कासा रेशियो, मतलब करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो। 45% है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑलवेज स्टेबल है, ऑलवेज बहुत अच्छा बैंक है इंडिया का, बहुत फेथ है लोगों का इसमें। दैट्स वाई स्टाफ का बिहेवियर बहुत खराब होते हैं, सब कोई बोलते हैं। 44% है पंजाब नेशनल बैंक का, नॉट अ बैड। 41% है आईसीआईसीआई का, 40% है एचडीएफसी का, 40% है इंडसइंड का, 40% है बैंक ऑफ बड़ौदा का, 39% है एक्सिस बैंक का। जो भी इंडिया का प्रीमियर बैंक है सबका मैंने बताया। येस बैंक का देखिए
काशा रेशियो है 26%। मतलब चीप रेट का जो डिपॉजिट है, जो उसका मेन फंड रेजिंग है, वो थोड़ा इनका हिल गया। चीप रेट फंड रेजिंग, सस्ता में जो फंड मिलने का जो एरिया था, वो इनका हिल गया रिसेंट में। तो ये इनका बिजनेस को ग्रो करने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सब भी इसलिए समझ में आ रहा है। बट perhaps the biggest problem plowing the yes bank is still at the bad loan। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका बैड लोन। मतलब डिपॉजिट कम है, आज कम है, कल बढ़ जाएगा। हेलो, कल फेथ आ जाएगा ना, तो डिपॉजिट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये जो डिपॉजिट यहाँ कम दिख रहा है, कासा रेशियो, ये भी चेंज हो सकता है, बट चेंज होने में जो दिक्कत होगा दैट इज दिस। क्या मैं बता रहा हूँ, देखिए, Yes Bank is still all the bad loans they are holding on their balance sheet. The bank created a separate entity internally with over 100 staffers on board solely working to resolve and recover most of their unpaid dues. बैंक में जो बैड लोन्स, मतलब जो लोन पे नहीं होता, बैड लोन्स मतलब लोन which will not repaid और रीपेबल, मतलब ऐसा लग रहा है कि होगा नहीं। बैड लोन्स, इसको क्या कहते हैं बैंकिंग टर्म्स में? एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हम लोग जब बैंकिंग अकाउंट्स कराते हैं चार्टर्ड लेवल में, तो हम लोग इसको इसी टर्म से पढ़ाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये वर्ड आप ध्यान पे रखिएगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है बैंकिंग केस में, जो लोन बैंक ने दिया था और वो लोन अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब लोन रीपे नहीं हो रहा है, लोन विच विल नॉट रीपेड और रीपेबल, मतलब रीपे करने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में और एक नाम से जानते हैं, बैड डेब्ट। ये नाम से भी जाना जाता है, बैड डेब्ट या बैड लोन। बैंकिंग टर्म में एनपीए, आप यही याद रखिएगा, एनपीए बैंकिंग टर्म्स में ही याद रखिए, एनपीए। कोई और बिजनेस होगा तो एनपीए नहीं सुनेगा आप, अगर कोई और बिजनेस होगा तो आपको ऐसा दिखेगा, बैड डेब्ट दिखेगा, बट बैंकिंग बिजनेस पे इसको एनपीए कहते हैं, प्लीज याद रखिएगा। Recently broached the idea of pulling all this। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसका इतना बैड लोन है जिसके लिए वो 100 स्टाफ को अलग से सिर्फ ये बैड लोन रिकवर करने के लिए, द आइडिया ऑफ पुलिंग ऑल दिस टॉक्सिक लोन, मतलब जो टॉक्सिक हो चुका है, खट्टा हो चुका है, हटाओ यार। जैसे शरीर में क्या होता है ना, बैड चर्बी होता है ना, जो मोटा हो जाते हैं, जैसे मेरा थोड़ा कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ घर पे आके और ज्यादा टॉक्सिक बढ़ रहा है, मोटा हो रहा हूँ, तो टॉक्सिक बढ़ रहा है, तो ये खराब चर्बी है, बैड फैट है, जो हमको मोटा बनाते हैं, शरीर में लाथर जिलाते हैं। The idea of pulling all these toxic loans and shipping them of a separate entity, और ये सब बैड लोन को एक अलग एंटिटी बना दो और इसको अलग कर दो, बैड बैंक ऑफ शॉर्ट्स, एक खराब बैंक बना दो उसको, एक खराब बैंक बना के उसको हटा दो और वहां से अच्छाई को अलग करो। ये इसके लिए जुटा हुआ है, ये काम चल रहा है, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। एनपीए का हालत देखिए तो थोड़ा पता चलेगा। प्लीज लुक एट द करंट एनपीए सिचुएशंस। सिर्फ येस बैंक नहीं है, सारा का सारा बैंक का यहाँ पर मैंने कोशिश किया। येस बैंक बैड लोन प्रॉब्लम स्टिल फेसेस, सबसे ज्यादा देखिए, टोटल जो एसेट्स है ये सब परसेंटेज में है, मतलब टोटल जो कंपनी का लोन उसने प्रोवाइड किया, कंपनी जो भी लोन प्रोवाइड किया उसमें से कितना परसेंटेज एनपीए हो रहा है, जिसका जितना ज्यादा वो उतना खराब। जैसे अगर एचडीएफसी बैंक है, मैं आपको राहुल द्रविड़ क्यों बोला, फाइन, आई एम सेइंग एचडीएफसी या राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का टेस्ट एवरेज देखिए आप, मैं थोड़ा सचिन से अलग होकर बात कर रहा हूँ, बिकॉज राहुल द्रविड़ हर मैच में परफॉर्म करता था, मिस्टर डिपेंडेबल भी था, बिकॉज उसको पता था वो बैड परफॉर्म नहीं करता था, हर मैच में कुछ ना कुछ करता था, ईच एंड एवरी मैच कुछ ना कुछ करता था। 50 तो मस्ट है उसका, 50 नॉर्मल है, एवरेज 60 रन उसका है ही, ठीक है। आप देखिए उनका एवरेज देखिए, तो एचडीएफसी बैंक को इसलिए मैं राहुल द्रविड़ मानता हूँ। तो इसका ये जीएनपीए का मतलब है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनएनपीए का मतलब होता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ग्रॉस और नेट में बस इतना फर्क है, ग्रॉस मतलब और भी कुछ खर्चा है जिसको हटा देना चाहिए, मतलब हटा देंगे तो नेट मिल जाएगा, ग्रॉस से कुछ और खर्चा है उसको हटा देंगे तो हमें नेट मिलेगा। तो अगर आप ग्रॉस देखेंगे, ग्रॉस थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का आप देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का ग्रॉस है करीब 3% से भी नीचे है, बहुत अच्छा, दैट्स व्हाई एचडीएफसी बैंक इतना अच्छा कर रहा है।
लेकिन आप देखेंगे वहां पर HDFC बैंक का कासा रेशियो काफी लो था, है ना। HDFC बैंक का कासा रेशियो लो था, याद है आपको? मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आप बैंकिंग कंपेयर यहीं पर कर लीजिए। ये देखिए HDFC बैंक का कासा रेशियो है 40%, लेकिन कोटक का बहुत हाई है। लेकिन इससे भी बेहतर पॉइंट ये है कि किसका NPA कितना कम है, किसका NPA कितना कम है, वो बहुत ज़्यादा वाइटल है। मतलब इसमें आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो इसका NPA है, HDFC का NPA 3% से भी बिलो है, 3% से भी बिलो, यू कैन इजीली। और NNPA तो और बिलो है 0%, मतलब हार्डली 1%। ICICI बैंक का ग्रॉस थोड़ा हाई है, नेट थोड़ा कम है, फिर भी 3%, ये 6% के आसपास। एक्सिस का भी देखिए, ये इस बैंक का देखिए, करीब 18% के आसपास NPA है। मतलब टोटल जो भी लोन उनको प्रोवाइड करते हैं उसका 18% वो NPA हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं। PNB का हालत भी बहुत खराब है, करीब 15%, बहुत खराब है PNB का। SBI का ठीक ठाक है, देखिए एक एवरेज चल रहा है, इसलिए SBI पे आप भरोसा कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम 6%, ये तो करीब 2% के आसपास NNPA चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा का भी बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, आप भरोसा कर सकते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसका भी खराब नहीं है, मतलब अच्छा काम करते हैं स्टाफ लोग अच्छा काम करते हैं। अब बस सरकारी का हालत देखिए, मैं क्यों सरकारी एम्प्लॉय पे चिढ़ता हूँ आपको समझ में आ रहा है। क्वालिफाइड होके ना सिर्फ अपना सैलरी छोड़ के और कुछ नहीं दिखता। अगर आप में से कोई भी घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैं उस पर माफी मांगता हूँ, हर कोई ऐसा नहीं है, पर प्लीज ये आप ऑर्गेनाइजेशन का हालत देखिए। जस्ट लुक एट द बैंक ऑफ बड़ौदा, जस्ट लुक एट PNB, जस्ट लुक एट येस बैंक तो प्राइवेट है, चलिए फिर भी हालत खराब हुआ। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर और बैंक नहीं है, ये मेन कुछ बड़ा बैंक दिया गया है, बहुत सारा बैंक तो मार्च किया गया रिसेंट ट्रेंड में हालत खराब के कारण। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कारण बैंक का हालत क्या हो सकता है। तो येस बैंक का हालत अभी बहुत खराब है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से बाकी सभी बैंकों में से बहुत हालत खराब में ये जा रहा है। तो कोई होप है क्या? होप कुछ है क्या? द होप इज दैट वंस यू मूव ऑल द टॉक्सिक लोन सम प्लेसेस, मतलब जितना खराब लोन है इसका सब हटाओ पहले, येस बैंक विल बी लेफ्ट विद द pristine stuff, the good loans that are likely to be repaid in full, and they can focus on getting their act together instead of worrying about the problem loans. And when outside investors look at Yes Bank in the next time around, they will see that there is a real money making opportunity here, no toxic staff and the bad bank. देखिए स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफ यहाँ पर मतलब बेसिकली मैं बैंकिंग लोन का बात कर रहा हूँ, वो स्टाफ नहीं। नो टॉक्सिक स्टाफ and the bad bank could have more investors on board and just focus on recovering all those unpaid dues. It might work, they say. मतलब अगर ये रिकवरीज जो होगा ये बहुत वाइटल है, बट व्हाट इफ इट डज नॉट, अगर नहीं होता तो क्या होगा? व्हाट इफ दे स्टे इन ए परविचुअल लिम्बो, मतलब अगर ऐसा ही खराब सिचुएशन में चलता जाता है तो क्या होगा? ऑल्दो द कंपनी रिसेंटली रेज्ड अनदर 14,000 crore, एक रेज हुआ है, लोगों ने भरोसा किया। इट इज रियली हार्ड टू डू बिजनेस ड्यूरिंग ए पैंडेमिक, एंड इफ यू आर येस बैंक, the name carries a lot of weight. Unfortunately, it is not necessarily the kind you want to be pulling right now. मतलब ये करंट सिचुएशंस के साथ उनका बिजनेस के में ग्रोथ अभी कुछ नहीं दिख रहा है। मार्केट फिर से कुछ नॉर्मल में आएगा, पैंडेमिक चला जाएगा, फिर येस बैंक एक नॉर्मल बैंक के जैसा होगा। पब्लिक भी भूल जाएगा येस बैंक का जो घोटाला हुआ है, येस बैंक में जो भी सिचुएशन हुआ है, राणा कपूर का डिसीजन जो भी खराबी हुआ था, पब्लिक भूल जाएगा। फिर येस बैंक एक नॉर्मल बैंक जैसा ट्रीट होना चालू हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स का भी बिलीव आएगा और पब्लिक भी ऑटोमेटिकली डिपॉजिट वगैरह करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। सो ये मेरा मानना है कि आफ्टर 5 to 6 years येस बैंक एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। तो कोई अगर आज के रेट में परचेस करेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट फॉर दी लॉन्ग टर्म आप परचेस करके रख सकते हो, बिकॉज काफी लो रेट में है। बैंक जाने वाला नहीं है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। बैंक कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज स्टेट बैंक का बैकअप है, RBI का बैकअप है, RBI का बैकअप। ये मेरे पर्सनल डिसीजंस में आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इन एवरी केस, बट येस बैंक कहीं नहीं जाने वाला है, येस बैंक रहेगा, बट इट्स टेक 5 to 6 years टाइम जब आपको कुछ दिखे। हेलो हेलो, हाँ बोल হ্যাঁ বলছি যে স্টেট ব্যাংকে যে এটা ইনভেস্টমেন্ট করেছিল
ওটা হচ্ছে তোমার 3 মাসের জন্য না 4 মাসের জন্য ইনভেস্টমেন্ট করেছিল, ওটা স্টেট ব্যাংক তুলে নিয়েছে। তার জন্যই ওরা নতুন ফ্রেশ শেয়ার ইস্যু করেছে মার্কেটে ক্যাপিটাল আনার জন্য, মানে পাবলিকের মধ্যে। আর এসবিআই যে ব্যাকআপ সাপোর্টটা ছিল, হ্যালো 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 হ্যালো, হ্যাঁ ওটাই বলছি। হ্যাঁ, স্টেট ব্যাংকের যে সাপোর্টটা ছিল সেটা তুলে নিয়েছে, তো তার জন্য এখন আরবিআইও চেষ্টা করছে যাতে আরো ওখানে ইনভেস্টমেন্ট ঢোকানো যায়, তার জন্য কথাবার্তা চলছে। ঠিক আছে, ইয়েস ব্যাংক পুরো সাপোর্ট তোলেনি, ওটা আরবিআই ব্যাকিং এ আছে, ঠিক আছে, পুরোপুরি সাপোর্ট তোলেনি, ঠিক আছে, একটু সময় লাগবে, বাট ওটা ম্যানেজ হবে। আমি আমার মতো করে বললাম। ये तो एफपीओ लेकर के आने वाले थे ना तुलसी जी? हाँ, एफपीओ यस बैंक का एफपीओ आने वाला था ना? एफपीओ आने वाला था, तो आ गया या आने वाला है अभी तक आया नहीं है। आई थिंक यस बैंक एफपीओ लाया है क्या? হ্যাঁ, লিস্টিং করে দিয়েছে, আমি তো বললাম কিনে নাও, 10 টাকা করে না 10 টাকা করে ইস্যু করেছিল, 10 রুপিস করে ইস্যু করেছিল। হ্যাঁ 10 টাকা না 11 টাকা করে ইস্যু করেছিল। তো প্রিয়া তো আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ফোন করে, তো আমি তখন বলেছিলাম হ্যাঁ কিনে নিতে, 10 টাকাতে যদি কিনতো ওটা আরো বেস্ট হতো, 11 টাকা তাও একটু হাই হয়ে গেছে। আমি তো প্রথমে যখন একদম ঘোটালা হয়েছিল যখন প্রথমে, তখন ফের আমি মার্চ মাসের কথা বলছি, তখন মৈতবকে আমি বলেছিলাম 9 টাকা করে তখন চলছিল, 9 টাকা না 8 টাকা 70 পয়সা করে এরকম হবে, তখন কিনে নিতে বলেছিলাম আমি মৈতবকে। তখন মানে প্রত্যেকটা ব্রোকারেজ হাউস বলেছিল যে ইয়েস ব্যাংক কিনেছে, মৈতব কিনেছে। হ্যাঁ, প্রতিটা ব্রোকারেজ হাউস বলেছিল যে মৈতব তো আগেই কেনা ছিল, লসে চলছিল, এখন তোমার প্লাস হয়েছে, এখন প্রফিট হয়ে গেছে। হ্যাঁ 29.something। আমি এভারেজ কথা দাদা, শুভ বল। যখন মার্চ মাসের সুমিত যে কথাটা বলছে, তখন যখন কেনা হয়েছিল মেনলি যারা কিনেছে তাদের কিন্তু 25% শেয়ার বা 25% অ্যামাউন্ট কিন্তু লক করে দেওয়া হয়েছে 3 বছরের জন্য, ঠিক আছে। যেহেতু লক করে দিয়েছে, সেটা কি করছে ওরা, দেখলাম যে ওরা ওই ফান্ডটাকে নিয়ে, মানে 3 বছরে যেটা লক করেছে, আপনি যে ধরুন আপনি 1 লাখ লাগিয়েছেন, টোটাল 1 লাখের 25% লক করে দিয়েছে, ঠিক আছে, 25% শেয়ার, মানে যা শেয়ার আপনার জন্য অ্যালটেড হয়েছে। তো ওরা দেখলাম ওই টাকাটা নিয়ে ওরা আবার মার্কেটে ওটাকে রিসাইকেল করার চেষ্টা করছে। ইভেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটাও একটা দেখলাম নতুন একটা কিছুদিন আগে, আমি এপ্রিল মে মাসের দিকের কথা বলছি, ইভেন এলআইসির সাথেও কথা হচ্ছে যাতে এলআইসি কিছুটা স্ট্রিক নেয় ইয়েস ব্যাংকে। হ্যাঁ এলআইসি নেবে ওটাও কথাবার্তা হয়েছে। এলআইসি ইভেন এখনো কিন্তু ওরা ভ্যালুয়েশন করছে যে কত দামে নিলে ওরা প্রফিটেবল থাকবে। এফপিও মানে কতটা পার্সেন্টেজ নেবে হোল্ডিং এ? হ্যাঁ, হোল্ডিং এ সেটা না, ওরা একটা মার্কেট ভ্যালুয়েশন করছে যে যতটুকু শেয়ার নিচ্ছে এলআইসি মানে যে কোনো ফান্ডের উপর তো লাগায় না চট করে, এলআইসি নিজস্ব মিউচুয়াল ফান্ড আছে, তো ওরা দেখলাম যে ওরা এখনো ভ্যালুয়েশনের প্রসেসটাই আছে। আমি বলবো দাদা এখন টিল নাও এখন এই স্টকটার উপর একটু আমরা চোখ রাখতে পারি, বাট এক্ষুনি ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত না, কারণ আগে যারা করেছিল তাদের কিন্তু অলরেডি 25% সবাই লক করে দিয়েছে 3 বছরের জন্য। ঠিক আছে, লক করুন, আমি তো বলছি লং টার্ম, আমি তো 5 থেকে 6 বছরের বললাম, লং টার্ম। হ্যাঁ লং টার্ম 5-6 বছরের জন্য ইটস ওকে, বাট এখন যদি কেউ বলে আমি রিটার্ন পেতে চাই, এখন কিন্তু তাহলে পাবেন একদমই। এখন কি ওটাই আলটিমেটলি। হ্যালো, তবে দাদা হ্যাঁ বলছি, তবে সুবোধা যেটা বললো যে 25% লক করে দিয়েছে, ঠিক আছে, ওটা তখন ইয়েস ব্যাংক মানে ইনভেস্ট করেছিল তখন, কিন্তু স্টেট ব্যাংক তখন যখন বেরিয়ে গেছে না, তারপরে কিন্তু তখন কিন্তু এই যে প্রবলেমটা ছিল সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে শিথিল করে দিয়েছে, ক্যাপটা সরিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ সরিয়ে দিয়েছে। এবার তার ফলে কি, মানে এটা আমার ওপিনিয়ন হচ্ছে কি, আস্তে আস্তে যারা এক্সিস্টিং ইনভেস্টর ছিল তারা কিন্তু বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে, নতুন ইনভেস্টর মার্কেটে যারা নিউ মানে ফ্রেশ বায়ার ঢুকছে, যার ফলে কি মার্কেটটাকে কিন্তু আরো মানে ইয়েস ব্যাংকের স্টকটাকে আরো প্রফিটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবার যার ফলে আমি তাই জন্য আরো একটা রেকমেন্ড করলাম, যে প্রথমে এইটাই আমি বলতে চাইছিলাম যে স্টার্টিং এ, তার জন্যই আমার মনে হলো যে ইয়েস ব্যাংকটা লং টার্মের জন্য 7 বছরের জন্য বেস্ট স্টক হবে। এক্স্যাক্টলি, আলটিমেটলি এটা আমারও ওপিনিয়ন। এখন যদি কেউ বাই করে লং টার্ম 6-7 বছরের জন্য ফেলে রাখো, ইয়েস ব্যাংক তোমাকে রিটার্ন দেবে। 300 থেকে 350 এর কাছে একটা মুখ দেখা যাবে।
হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে সেটা। ইয়েস ব্যাংকের যদি আপনি বলেন, যদি আমাকে পার্সোনাল যদি বলেন, আমার হোয়াটস ইউর ভিউ আমাকে যদি বলেন, তাহলে আমি বলবো ইয়েস ব্যাংকের উপর সিপ টাইপের করতে, মানে প্রতি মাসে ওর SIP উপর টাইপের? আস্তে আস্তে অল্প, হ্যাঁ এসআইপি টাইপের। হ্যাঁ এটা বেস্ট অপশন এটা খারাপ না কি প্রত্যেক মাসে এটা অল্প best অল্প অল্প অল্প। মানে একটা হ্যাঁ, তাতে এটা একটা তাতে অ্যাভারেজ শুভ আউট হয়ে যেটা যাবে। বলছে, শুভ যেটা বলছে ইটস কাইন্ড অফ হেজিং কনসেপ্ট। আমি হেজিং কনসেপ্ট শিখিয়েছিলাম তবে মনে কিন্তু- আছে? তবে কিন্তু হ্যাঁ, দাদা ওটা এটা দেখলাম একটা এর জন্য প্রবলেম applicable। আছে জানো তো, হ্যাঁ, বল। বুঝলে এটাতে একটা প্রবলেম আছে। বাই চান্স যদি ধরো সাপোর্ট মানে সাপোজ আমি বলছি যে কারোর কাছে যদি মানে মিনিমাম সে যদি প্রত্যেক মান্থে যদি 50,000 করে ইনভেস্ট করে যায়, ঠিক আছে, তার ফলে কিন্তু বাল্কে একটা কোয়ান্টিটিরও কিন্তু ব্যাপার রয়েছে, যেখানে হচ্ছে তোমার বোর্ড মানে বোর্ডের যে ভোটিং পাওয়ার অলরেডি আমাকে পাঠিয়েছে, আমার কাছে প্রায় 100টার কাছে হোল্ডিং আছে, আমাকে ভোটিং এর জন্য পাঠিয়েছে যে ই ভোটিং দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। এরকম যদি কিছু আসে, সেবির কাছে একটা গাইডলাইন বা কিছু যায়, তখন কিন্তু ওই ক্ষেত্রে যদি ইয়েস ব্যাংকের পরিস্থিতি যখন আবার খারাপ হয়ে যেতে পারে, আমি লং টার্মের জন্য বলছি, কিন্তু যদিও বা মানে মানে শেয়ার হোল্ডার বা যার মানে যে ইনভেস্ট করছে তার যদি মনে একটা সংশয় থেকে যেতে পারে বা ভাবতে পারে যে আমি এক্সিট করে বেরিয়ে যাব, প্রফিট হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা কিন্তু প্রবলেম দেখা দিতে পারে। ওখানেও কিন্তু 75% বা সেটা যারা 80% সেটা যারা লার্জ ইনভেস্টার্স হবে হ্যাঁ, ওটা সেটাই। জমিওয়ালা টাইপদের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল, নট ফর হ্যাঁ। রিটেল ইনভেস্টার্স লাইক আস। না না দাদা, আমি বলছি যে 50,000 টাকা সেটা কোনো অনেক বড় কথা হয়ে যাচ্ছে। 50,000 টাকা আমাদের জন্য মাইনরিটি ইন্টারেস্টে যারা আছে তাদের জন্য 50,000 ইটস, আমাদেরকে আগে ফার্স্ট অফ অ্যালোকেশন করে নিতে হবে যে আমি এই স্টকে আমি এইটা যাব। অ্যালোকেশনটা না না তোর আইডিয়াটা খারাপ না, তোর আইডিয়াটাও খারাপ না, বাট না আমি না, একটা আমি ধরুন simple- আমার কাছে আমার প্রতি মাসে আমি ধরুন আমার বাজেট আমি মানে জাস্ট অ্যাজিউম করে নিচ্ছি, আই থিঙ্ক ইট জাস্ট ধরুন 5,000 টাকা আমি প্রতি মাসে আমি ইনভেস্ট করতে চাই, তার মধ্যে দিয়ে অনলি 1,000 টাকা অনলি ইয়েস ব্যাংকের উপর ইয়ে করব। এবার ধরুন মার্কেট কখনো যদি পড়ে গেল, দেখা গেল আমি যে রেটে নিতে চাইছি তার থেকেও বেশি পড়ে গেল, তখন আমি 1,000-এর জায়গায় ম্যাক্সিমাম 2,000 করতে পারি, ডাবল করতে পারি, কিন্তু ট্রিপল এর দিকে যাব না, কারণ ফান্ড অ্যালোকেশন না করলে খুব প্রবলেম আছে ইয়েস ব্যাংকের উপর। এটা খারাপ জিনিস না, ইটস নট আ ব্যাড আইডিয়া, এটা খারাপ জিনিস। দাদা বলছি তাতে- এখন কি ওটা তুলে দিয়েছে, ব্লকটা সেল করা যাবে? না 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 তুলিনি ওটা এখনো, না, ওটা 3 বছরের জন্য ব্লক। এখনো কিছু কনফার্ম, এখনো ওটা নিউজ আসেনি, ও আচ্ছা। এখনো কনফার্মেশন কিছু আসেনি। আপাতত ওই মার্কেটে যেটা চলছে एफपीओটা चलছে, एफपीओ नियर अबाउट 15,000 करोड़ के आसपास का एफपीओ वो लोग रेज करना चाहते हैं। 14,000 करोड़ जो हम लोगों ने मतलब इसी जो पढ़ रहे थे उसी में मैंने लास्ट पॉइंट में 14,000 या 15,000 करोड़ एक मेंशन भी किया, उसी का एफपीओ प्रोसेस चल रहा है। बट इसमें थोड़ा सा कुछ होगा, बट अब बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि फॉलो करते रहिएगा इसका डिपॉजिट पैटर्न, इसका एनपीए का क्या हालत हो रहा है, कासा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इसका एनपीए पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपको आइडिया मिलता जाएगा कि जैसे सुबह बोल रहा है कि आप एसआईपी पैटर्न फॉलो कीजिए, इसमें खुद ही एसआईपी कर लीजिए, जो आपको एएमसी बोलता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज बोलते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ा हेजिंग जैसा हो जाएगा, मतलब थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, एवरेज आउट हो सकता है। अदरवाइज कोई अगर चाहे कि थोड़ा लो कॉस्ट में खरीद के इसको लॉन्ग टर्म में सेल करना चाहता है तो भी कर सकता है, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म फॉर 6 to 7 years आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग, ये मेरा मानना है। बाकी ओवरऑल सुबो, सुमित, प्रिया ऑलरेडी है होल्डिंग में, रोशनी मोहितोष না না আমি होल्डिंग में है। না না দাদা আমার ইয়েস ব্যাংক নেই। না না আমি তুই হোল্ডিং है ना, मैं तो ओपिनियन बोलছি, ও जो तो আচ্ছা, होल्डिंग है आज opinion, है আচ্ছা, तो আচ্ছা। ओपिनियन। ओके शंकर जी आपको क्या लग रहा है? हेलो शंकर जी। हेलो। हाँ शंकर जी आवाज आ रहा है ना? मैं ये कह रहा था कि जब तक पब्लिक फेथ नहीं होता एस्टेब्लिश, तब तक कासा रेशियो इसका इन नियर फ्यूचर तो बढ़ने वाला नहीं है। हाँ ये बात तो है, ये बात तो अभी जो मैं कहीं स्टडी देख रहा था इसका यस बैंक का, इसमें इन्होंने एक अभी रिसेंटली किया है, इन्होंने एसेट मैनेजमेंट अपना जो आर्म है वो सेल ऑफ कर दिया है सम जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट को। है। अच्छा ये हाँ इनका सर, लॉस एकदम ठीक। मेकिंग था। इनका बेसिकली ये है कि ये जो लॉस मेकिंग बिजनेस है ये लोग धीरे धीरे उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। जी ये तो होगा, ये तो होगा, हाँ। ये बात भी सही है। टाइम लगेगा, पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसको कैसे भी ना करके ना बैकअप देगा, ये मेरा पर्सनल मानना है।
चलिए डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है, ये स्टॉक मार्केट का ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए। जहां तक राणा कपूर का बिजनेस मॉडल था, उसमें तो कोई गड़बड़ तो नजर नहीं आती, क्योंकि उसने फंडिंग किया था बेसिकली बिग कॉर्पोरेट्स को, और बिग कॉर्पोरेट्स का बेसिकली कोलैप्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बिजनेस मॉडल तो ठीक नहीं था एज इट इज, मतलब बिजनेस मॉडल में तो कोई कमी नहीं थी, कोई खराबी कहीं नहीं ना थी। कहीं मुझे लगता है कि राणा कपूर थोड़ा ग्रेडी हो चुका था, क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड में जी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इंटरनेट आने के बाद जी का जो पर्सनल कुछ एरिया था उसमें जी ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया था। तो आई थिंक जी का मॉडल भी राणा कपूर को समझना चाहिए था। रिलायंस कम्युनिकेशंस का मॉडल समझना जरूरी था कि अनिल अंबानी का बिजनेस पैटर्न काफी दिनों से मतलब टंबल कर रहा था। तो मुझे लगता है कि राणा कपूर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ उन्होंने किया, नहीं तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा ज्यादा ग्रीडी हो गया था आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा, थोड़ा सेफ चल सकता था। ओके चलिए, यस बैंक मोटा मोटी एक आइडिया सबको मिला है। आप खुद से अभी डिसीजन लीजिए, जो भी आपका डिसीजन होगा ओपिनियन, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टॉक मार्केट का ग्रुप है उसमें आप लोग अपना ओपिनियन बताइए, हम लोग वहां से भी डिस्कशंस करेंगे, सबका ओपिनियन भी हम लोग देखेंगे, और ये हम लोग का फ्यूचर में बहुत सुविधा होगा कि हम लोग चाहेंगे कि यही ग्रुप रहेगा, जो भी ग्रुप है इस ग्रुप में हम लोग देख पाएंगे कि कौन क्या सोच रहा है, और अपना ओपिनियन भी हम लोग माइंड में सोच सकते हैं, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस में सबका लिए बहुत ही एक अच्छा चीज है। ओके দাদা last এফপিও যেটা বললে ওটার ফুল ফর্মটা কি? কাসা কাসা না না এফপিও বললে যে ওই এফপিও হচ্ছে মানে ফলো অন পাবলিক অফার, ফলো অন পাবলিক অফার মানে আইপিওর পরে হয়, মানে একবার কোম্পানির আইপিও চলে এলে সেকেন্ড টাইম আর কখনো আইপিও আনতে পারে না, তখন ওটা যদি আবার পাবলিক অফার করে ওটাকে তখন এফপিও বলে, ফলো অন পাবলিক অফার। আচ্ছা এত টাকা যে ইয়ে করছে এফপিও করছে উঠবে? হ্যাঁ উঠছে, এখনো প্রসেসিং চলছে, তো দেখা যাক না কি হয়, রিপোর্টটা পেলে দেখিস, তোরা একটু ফলো অন রাখিস। আচ্ছা বলছি এটা কি তাহলে 5-6 বছর ধরে রাখলে কি বাড়ার চান্স আছে? আমার পার্সোনাল মেন্টালিটি বলছে বাড়বে, খুবই বাড়বে, কিছু না হলেও 150-200 তো যাবেই। হ্যাঁ দাদা, এটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ মানে মনের ব্যাপার, সেন্টিমেন্টে চলে। আমার পার্সোনাল একটা ফিলিং এরকম আছে। এখন তো 15-16 চলছে, ঠিক আছে, 11-16 আবার আপ डाउन করবে, আবার হয়তো 11 চলে আসবে, फिर से 11 में आ सकता है, फिर से 16 में जा सकता है, 20 अभी मुझे लगता है कुछ महीने तक 20 के अंदर ही रहेगा, धीरे धीरे এখন তো কারেন্ট 15.55 চলছে বোধহয় লাস্ট। হ্যাঁ फिर वही तो বললাম 16 এর কাছাকাছি চলছে। দাদা হ্যাঁ বল। বলছি বন্ধন ব্যাংক আর সাউথ ব্যাংকটা এরকম লসে যাচ্ছে কেন? একই কারণ? देख वही रीजन सेम, बैंकिंग बिजनेस का मॉडल सबका सेम है, थोड़ा मतलब रिसर्च करो ना, एक ही पैटर्न में होता है, थोड़ा देखिए कि उनका एनपीए सिचुएशन क्या है, कासा रेशियो क्या है, और कुछ बैड लोन्स है कि नहीं, ये सब थोड़ा देखिए, आपको पता चलेगा क्या सिनेरियो है, और ऑब्वियसली बैंक क्या सोच रहा है बिजनेस को ग्रोथ करने के बारे में, और पैंडेमिक ऑब्वियसली बिग पैंडेमिक वन ऑफ द बिग रीजन सभी के लिए। দাদা আপনার কি ভিউ আছে আর এক মাসের মধ্যে নিফটি আর সেন্সেক্স এর কিছু একটু বলতে পারেন? দেখি আমার সাথে মিলছে কিনা। আমাকে লাগছে বাড়বে না, মানে কমবে একটু 1 মান্থ পর। না দাদা, সেপ্টেম্বরে ফিউচার পুরো একদম পজিটিভ বুলিশ একদম রয়েছে, ঠিক আছে, আর হয়তো বাড়লে হয়তো 100 থেকে 150 পয়েন্টের আপ ডাউনের বা গ্যাপে চলতে পারে। আমি এখনো মার্কেট সিনারিও মানে বলছিস 12000 চলে যাবে, 12000 এর কাছাকাছি তবে চলে যাবে। দুর্গাপূজার সময় আমাকে এরকম একটা ফিলিং আসছে, दुर्गा समय मैंने अभी এখন एनालिसिस করিনি নিফটির ব্যাপারে, बट मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि ड्यूरिंग दुर्गा पूजा मे भी हो सकता है 11,700 ऐसा कुछ हो सकता है मे बी। अभी तक मैंने एनालिसिस नहीं किया, दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर, एनालाइज जब करेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। करेंटली मैंने निफ्टी के बारे में ऐसा कुछ তবে ব্যাংক নিফটি হচ্ছে তোমার পুরো ওভারঅল বলছি, ঠিক আছে, কম্পাউন্ডিং এ না, এমনি বলছি ওভারঅল সেপ্টেম্বরের